एपिसोड 31 आर्या के बदले अवतार। अब आगे काफी देर तक बाथरूम से रोने की आवाज आती रहती है। फिर वही अब आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। आर्या के रोने की आवाज से जैसे जैसे शांत हो रही थी, काकी के भी दिल को शांति महसूस हो रही थी। काकी जो काफी देर तक वहीं पर जो फर्श पर हुए थे, वह अब अपने लड़खड़ाते कदमों से उठती हैं और धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए काकी एक दो बार खटखटाना के बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और उनके सामने आर्या खड़ी थी। आर्या की पूरी आंखें सूजी हुई थी। आर्या की आंखों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना ज्यादा रोई होगी। उसका पूरा चेहरा इस समय लाल था, साथ ही उसके होंठ भी काफी सूखे हुए लग रहे थे। काकी जैसे है आर्या को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ती है। आर्या तुरंत ही अपने कदम पीछे लेते हुए काकी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला रहना है माँ, प्लीज आप यहाँ से जाएं। मैं कुछ वक्त बाद खुद ही आपके पास आता हूँ और आप चिंता न करें, मैं खुद को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे जितना चोट पहुँचना था मैं पहुँच चुकी हूँ, अब मैं उसे गलती को बार बार नहीं दोहराऊंगी। आर्या की आवाज में आज कुछ ऐसा था जैसे काकी चाहकर भी आर्या को मन नहीं कर पा रही थी और वह अपने सर को हिलाते हुए उसके बाद वह कमरे से बाहर चली जाती है। वही काकी के जाने के बाद आर्या अपने कमरे को एक बार बहुत ही गौर से देखती है। उसके बाद वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए कबर्ड के पास जाती है और कबर्ड से अपने लिए कपड़े निकालती है और उसे लेकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में आने की कुछ देर बाद आर्या बाथरूम से रेडी होकर बाहर आती है। आर्या ने इस समय पिंक कलर की बहुत ही सिंपल सी साड़ी को कैरी किया हुआ था। उसके लंबे बाल खुले हुए थे जिसे वो टॉवल से सुखाते हुए आर्या मिरर के पास आती है और वह मिरर में खुद को देखते हुए उसके बाद वह अपने बालों को सुझाने के बाद उसकी चोटी बनाती है और अपने खाली गले और अपने खाली मान को देखते हुए वह कुछ देर तक खामोशी रहती है। उसके बाद डॉवर से एक पेंडेंट निकालकर वह उसे अपने गले में डाल लेती है और आज बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के ही कमरे से बाहर चली आती है। कमरे से बाहर आकर देखती है कि इस समय हॉल में कोई भी नहीं था। आर्या सीधा अपना कदम किचन की ओर बढ़ा देती है। किचन में आकर आर्या देखती है तो इस समय काकी खाना बना रही थी। काकी को खाना बनाता हुआ देखकर आर्या गहरी सांस लेती है और वह भी काकी के पास जाकर उनके हाथों से नाइफ और सब्जियां लेते हुए बोली, आप इसे रहने दे माँ, मैं इसे कर लूंगी, आप दूसरा कुछ कर ले। इतना कहकर आर्या सब्जी काटना शुरू कर देती है। वही आर्या को इस लुक में देखकर काकी हैरान थी। काकी तुरंत ही आर्या को अपनी तरफ पलटती है और उसकी सुनी मान को देखते हुए काकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह आर्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है बच्चा तुमने अपना, और सिंदूर वह कहाँ है, और ये तुम खाली गले में बाहर क्यों आए हो, तुम्हारे मंगलसूत्र कहाँ है बच्चा, तुमने उसे पहन क्यों नहीं है। काकी के इतने सारे सवालों को सुनकर आर्या गहरी नजरों से काकी की तरफ देखती है। उसके बाद वह अपने हाथों से नाइफ को वही काउंटर पर रखती है। फिर वह दोनों हाथों से काकी के कंधे को पकड़कर उनकी आंखों में गहराई से झांकते में बोली, जिस अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है माँ, उसे मैं अपने साथ बांध कर क्यों रखूं। मानती हूँ कि मैं शादीशुदा, पर जब एक पति खुद ही अपनी पत्नी किस जगह किसी और औरत को दे दे तो फिर उसे सिंदूर और मंगलसूत्र का क्या मतलब। मैं क्यों उसे अपने साथ बांध कर हमेशा रखूं, जिसका मेरी जिंदगी को अब कोई जगह नहीं बची है। और आरिश का जो मन करे वह करते रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले ले लिए हैं और अब मैं अपने फैसले ले सकती हूँ। मैं आज़ाद हूँ माँ, भले ही मैं इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती, पर फिर भी मैं इस रिश्ते में रहकर भी आज़ाद हूँ। उन्होंने हमारी जगह किसी और को दी है और हमने अपनी जिंदगी से उनकी जगह मिटा दी है, बस फर्क इतना ही है। इसलिए आपको अब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप काम देखें और उसके बाद हमारे साथ हमारे कमरे में चले, हमें आपको कुछ बताना है। आर्या की बातें सुनने के बाद अब काकी के पास कोई जवाब रह ही नहीं गया था और न ही वह अब आर्या से कोई सवाल कर पा रही थी। आर्या का कहना सही था और काकी भी आर्या की इस बात से सहमत हो चुकी थी। काकी और आर्या दोनों ही खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद आर्या काकी को लेकर अपने कमरे में चली आती है। आर्या बहुत ही ज्यादा शांति थी और आर्या की यही शांति काकी को घबराने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि आज से पहले आर्या ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया था। जिस इंसान का आर्या खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आज उसने उस इंसान को खुद से दूर किया था और इस समय जो तकलीफ आर्या के मन में होगी वह उस बात जाहिर भले ही ना कर रही हो, पर काकी समझ पा रहे थे।
आर्या काकी को वहीं पर बैठकर बिठाते हैं और उसके बाद फिर वह उठकर कबर्ड के पास जाती है और उसमें से कुछ पेपर्स निकाल कर काकी के सामने लाकर रखती है और फिर वह उन पेपर को काकी के हाथों में रखते हैं। वह बोली, ये पेपर्स आपको मेरी तरफ से आरिश को देने हैं, वह भी तब जब मैं पूरी तरह से रिहा हो जाऊंगी। ये पेपर्स आपको उन्हें तब देना है जब उनके पास मेरा कोई वजूद ना रहे। वह पागलों की तरह मेरे पास आने को तड़प जाए लेकिन उन्हें वह रास्ता ना दिखे। ये पेपर आपको आरिश को तब देना है जब उनकी बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वह आपके आगे भी झुक जाए, सिर्फ मेरे बारे में पता करने के लिए। काकी को आर्या की एक भी बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर आर्या का बार बार यह कहना कि आरिश को ये पेपर अभी नहीं देना है, वह भी तब देना है जब आर्या उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी। क्या आर्या कुछ करने वाली है? क्या आर्या कुछ ऐसा कदम लेने वाली है? काकी की दिल की धड़कनें घबराहट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी और काकी के चेहरे की परेशानी को देखते हुए आर्या मुस्कुराते हुए काकी को अपने गले से लगाते हुए बोली, कभी कभी कुछ फैसला जरूरी हो जाते हैं माँ, और ऐसा एक बार आपने ही कहा था कि मुझे खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बनाना है कि मुझे कभी भी आरिश की कमी महसूस ना हो, मुझे कभी भी यह ना लगे कि मैं आरिश के बिना इस दुनिया में अकेली जी नहीं सकती, मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती या फिर ये दुनिया मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। मैंने तब आपकी बातें अनसुनी की थी, पर अब मैं उस बातों को पूरा करूंगी और आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर आर्या काकी को अपने गले से लगा लेते हैं। वही काकी भी काफ़ी कसकर आर्या को अपने गले से लगाते हुए आर्या की पीठ को सहलाते हुए धीरे से बोली, तुम क्या कहने वाली हो बच्चे? कुछ भी करना पर कभी भी कुछ गलत फैसला मत लेना, जिससे बस जिंदगी भर का पछतावा ही हाथों में रह जाए। तुम समझ रही हो ना बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। काकी के इस बात को सुनकर आर्या अपने सर को हिलाते हुए बोली, मैं समझ रही हूँ माँ आप क्या कहना चाह रही हैं, पर अभी किसी और को कुछ और भी चीज़ समझनी है। आप चले बाहर, थोड़ी देर बाद मैं आपके पास बाहर आती हूँ, आप तब तक बाहर टेबल पर लंच लगा दे। इतना कहकर आर्या उठती है और बस सीधा बाथरूम के अंदर चली जाती है। वही काकी आर्या के इस बात को सुनकर गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में उसे पकड़े पेपर की तरफ देखती है और उसे लेकर वह आर्या के कमरे से बाहर आ जाती है और सीधा अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में आने के बाद काकी कबर्ड में उस पेपर को रखती है और खुद निकलकर आर्या के कहे मुताबिक टेबल पर लंच लगने लगती है और हर दिन की तरह लंच के टाइम पर आज आरिश घर आ चुका था। आरिश इस एक हफ्तों में कभी भी घर नहीं आया करता था, वह हमेशा ही सुबह को ही आता था या फिर कब आता था ये बात किसी को पता भी नहीं चलती थी, और पता चलती भी कैसे, घर में सिर्फ दो ही लोग थे, एक आरिश और एक नैना। और नैना को तो आरिश से कोई मतलब ही नहीं था, उसे जिस चीज़ से मतलब था वह उसे चीज़ को हासिल करने में लगी हुई थी। इधर आरिश को आया हुआ देखकर काकी गहरी सांस लेती है और आज इसके लिए लंच सर्व करने लगती है। वही आरिश एक नज़र काकी की तरफ देखता है, फिर अपने नज़रें पूरे हॉल में घूमता है जैसे उसकी नज़रें किसी और को ही ढूंढ रही हो। तभी आरिश की नज़रें ऊपर से नीचे आते हुए नैना पर पड़ जाती है। नैना को देखते हैं हुए आरिश तुरंत अपनी नज़रें फेर लेता है और वह अपने कदम सीधा आर्या के कमरे की तरफ बढ़ा देता है जिसमें आर्या इन कुछ दिनों से रह रही थी, जब से आरिश ने आर्या की जगह अपने कमरे में नैना को दे दिया था। आरिश को आर्या के कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर काकी खुद हैरान थी। वही नैना की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। इधर आरिश आर्या के कमरे में जैसे ही अपने कदम रखता है वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और आर्या बाहर आती है, इस बात से अनजान के उसके कमरे में कोई है। आर्या सीधा टेबल के पास जाती है और उसके बाद अपने साड़ी को पिनअप करने लगती है, क्योंकि अभी आर्या जब बाथरूम से बाहर आई थी तो उसका पल्लू पूरी तरह से नीचे की तरफ स्लिप हुआ पड़ा था जिसे आर्या पिनअप कर रही थी। वही आरिश बस एक टक आर्या को ही निहार जा रहा था। उसे पिंक कलर की सिंपल साड़ी में भी आर्या काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसके बाद लंबी चोटियों जो कि उसकी कमर को छू रहे थे। छोटे से चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, इस समय बस माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बिंदी थी और होठों पर लिप बाल्म, बाकी उसके चेहरे पर पूरी तरह से सादगी छाई हुई थी। पर आरिश हैरान तब हुआ जब उसकी नज़रें आर्या की मान पर गई। आर्या के मान में आज सिंदूर ना देखकर पता नहीं क्यों पर एक अजीब सा दर्द और इसको अपने दिल में महसूस हुआ। वह अपने खाली आंखों से आर्या की तरफ देख रहा था। वही आर्या जैसे ही अपनी साड़ी को पिनअप करके मुड़ती है, दरवाजे के पास आज उसको खड़ा हुआ देखकर वह तुरंत ही मिरर के पास अपने कदम रोक लेती है
और वह भी एकटक आरिश की तरफ देखने लगती है। एपिसोड 32 नफरत के बदले नफरत। अब आगे। पर फिर कुछ देर बाद आरिश को यूं ही खामोशी से देखते रहने के बाद आर्या अपने कदम आगे उसकी तरफ बढ़ा देती है। वहीं आरिश अपने कदमों को रोकते हुए आर्या की तरफ ही देख रही थी। आज आर्या में उसे एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था। आज आर्या को देखकर उसे बिल्कुल पहले वाले एहसास नहीं हो रहे थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था, जिसे वह अपने चेहरे पर आने तो नहीं दे रहा था, पर उन बेचैनियों की वजह से उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। आर्या आरिश के सामने आकर रुकती है। उसके बाद वह आरिश के सामने से निकलते हुए धीरे से बोली, लंच तैयार है। आपको यहाँ आकर देखने की जरूरत नहीं थी। बाहर मैंने काकी माँ को कह दिया था लंच लगाने के लिए। इतना कहकर आर्या वहां से चले जाती है। वहीं हरीश आर्या के इस जवाब को सुनकर हैरानी से जाती हुए आर्या को देखते रह जाती है। आर्या को जाता हुआ देखा आरिश भी अपने कदम आर्या के पीछे पीछे ही बढ़ा देता है और दोनों को साथ में आता हुआ देखकर काकी राहत की सांस लेती है। और खास करके आर्या को देखकर तो काकी को और भी ज्यादा राहत महसूस होती है। आरिश आकर अब अपने चेयर पर बैठ जाता है, पर उसकी नजरें आर्या से हटाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वही उसके बगल में बैठी भी नैना भी आरिश के नजरों को ही देख रही थी। इधर आर्या काकी के हाथों से लंच लेकर खुद ही आरिश की प्लेट में दे सर्वेंट करती है और उसके बाद वह आरिश के बगल में ही खड़ी हो गई। आरिश उसके खाने का इंतजार करने लगती है। आर्या को आज इतना ज्यादा शांत और काम देखकर आरिश को उसकी शांति पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही आर्या का बार बार उसके आंखों में देखना, वह भी आरिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज से पहले आर्या ने कभी भी उसकी आंखों में देखकर बातें नहीं की थी। वह हमेशा ही उससे अपनी नजरें फेरे ही रहती थी, पर आज कुछ अलग था और उस बदलाव को आरिश महसूस कर पा रहा था। पर उसे बदलाव का कारण आरिश नहीं जान पा रहा था। वह नहीं जान पा रही थी कि आखिर आज आर्या ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। पर आरिश चाहकर भी आर्या के ऊपर गुस्सा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह गहरी सांस लेते हुए अब खुद के जज्बातों को कंट्रोल करते हुए अपना लंच करने लगता है। और इसके लंच करने के बाद आरिश और नैना दोनों ही अपने चेयर से उठते हैं और उसके बाद आरिश नैना को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आर्या के पास आता है। वही आर्या के पास जाता हुआ देखकर नैना अपने मुठिया कस लेती है। वही आर्या आरिश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए नैना की तरफ देखती है, फिर एक साथ दिनों की तरफ देखने लगती है। वही काकी अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि यह आरिश का हर दिन का काम था, इसलिए वह आरिश के हर एक मूवमेंट से अच्छी तरह से वाकिफ थी। आर्या के पास पहुंचकर झटके के साथ आर्या की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। आरिश के ऐसा करने पर आर्या को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वही आरिश आर्या को कमर से थामे हुए उसे खुद से चिपकाए हुए ही आर्या की आंखों में गहराई से देखते हुए अपने दांतों को किटकिटते हुए उस सवाल कहता है, आज तुमने सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना है? आरिश ने सीधे सीधे आर्या से सवाल किया था। वही आरिश के इस सवाल को सुनकर आर्या के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वह इस तरह आरिश की आंखों में देखते हुए बहुत ही शांति से कहती है, मैंने उसे उतार दिया ताकि आप वो किसी और को दे पाए। वैसे भी यहाँ किसी को किसी की उतरी भी चीज लेना काफी ज्यादा पसंद है। इतना कहकर आर्या एक अजीब सी स्माइल आरिश को पास कर देती है। आर्या के इस जवाब को सुनकर आरिश हैरानी से आर्या की तरह देख रहा था, पर नैना आर्या की कही हुई इनडायरेक्ट बात को समझते हुए अपने दांत पीसते हुए अपनी आंखों में बेशुमार नफरत लिए आर्या को घर कर देखने लगते हैं। वही नैना के आंखों के जज्बातों को पढ़ाते हुए अब आर्या के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और आर्या अब खुद के गुस्से को खुद के अंदर ही दबाते हुए धीरे से बोली, ये तो बस शुरुआत है मेरी जान। जितनी नफरत तुमने हमारे बीच घोली उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं तुम दोनों के बीच घोल दूंगी। बहुत शौक है ना नफरत से खेलने का, तो आज से आर्या भी अपने असूलों को बदलती है। आज से आर्या नफरत के बदले सिर्फ और सिर्फ नफरत बहुत देगी। आज बहुत प्यार के बदले नफरत झेल लिया, अब एक एक की भरपाई तुम्हें करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस चाल से मैं अनजान हूँ? और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो दुनिया में तुमसे बड़ी बेवकूफ़ और कोई नहीं है। आर्या सारी बातें अपने मन में कह रही थी। वही आर्या की फीलिंग्स से अनजान नैना गुस्से से उसे ही देख रही थी। आर्या आरिश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अब अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या आप हमें छोड़ने का कष्ट करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सो कॉल्ड दूसरी वाइफ को आपकी यह हरकत बुरी लग जाए। ऑलरेडी वह आपको काफी गुस्से में देख रही है।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यह सो कॉल्ड बीवी आपकी आज की रात रंगीन करने से इनकार कर दे और आपको फिर से अपनी बीवी के पास आना पड़ जाए। इतना कहकर आर्या बहुत ही अजीब तरीके से आरिश को देखती है। वही आर्या की कही आज हर एक बात आरिश को बहुत ही अजीब महसूस करवा रहे थे। जो लड़की आज तक खामोश रहती आई थी, उसकी कही गई आज की हर एक बात आरिश को जैसे आईना दिखा रहे थे, जो आरिश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही आरिश आर्या के सर को पीछे से अपने होंठ ले जाते हुए आर्या के सिर को पीछे से अपने हथेलियों में पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाता है और बिना आर्या को मौका दिए हुए ही वह आर्या के होठों को अपने होठों में भर लेता है। आरिश के ऐसा करने पर भी आर्या कोई रिएक्शन नहीं देती, वह इसी तरह शांत खड़ी रहती है और अपनी नीली बेजान आंखों से आरिश की तरफ देखने लगती है। मगर जिस पल आरिश के होठों ने आर्या के होठों को छुआ था, उस पल आर्या की आंखों में वह हर एक दर्द एक एक करके आंखों के सामने घुरने लगी थी। 3 साल की शादी में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था और वह बच्चा जिसे वह महसूस तक नहीं कर पाई थी, सिर्फ इस इंसान की वजह से उसने उसे भी खो दिया था और अपने बच्चों के कातिल को आर्या किसी भी कीमत पर माफ नहीं करने वाली थी। आर्या के आंखों में छलके उसे दर्द का अंदाजा आरिफ को नहीं था, पर इस समय जो दर्द और नफरत नैना की आंखों में दिख रहा था उसका अंदाजा आर्या को बखूबी था और वह इस वजह से भी आरिश को खुद से दूर नहीं कर रही थी और वह आरिश को उसके मन का करने दे रहा था। आखिर इतने सालों तक उसने इन चीज़ों को सहा था, फिर कुछ दिन और ही सही बिना अपनी बदले को पूरा किया। वो ना तो इस घर से जाने वाली थी और ना ही वह इस घर से अब किसी और को जाने देने वाली थी। नैना आए भले ही अपनी मर्जी से थे, पर अब नैना की जिंदगी आर्या की मर्जी से चलने वाली थी, जिसका फैसला आर्या पहले ही कर चुकी थी। नैना तो आज भी यही सोचती थी कि आर्या एक मासूम सी कमजोर सी है, जैसे उसके इरादों के बारे में नहीं पता है, पर उसे नहीं पता था कि आर्या उसके इस इरादे को उस दिन से ही जानने लगी थी जिस दिन से आरिश का व्यवहार उसकी प्रति बदला था। आरिश के हर एक व्यवहार में अपने लिए रूखापन महसूस करके, अपने लिए बेइज्जती महसूस करके आर्या को समझते देर नहीं लगी थी कि आखिर आरिश के साथ हुआ क्या है, पर फिर भी वह खामोश थी, तो सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद आरिश बदल जाए, शायद आरिश के इस नफरत की वजह को वह खत्म कर पाए, शायद नैना की गोली गई नफरत आरिश के मन में उसके प्यार से कम हो जाए। पर वह हर बार गलत निकले और हर बार उसे गलत करने वाला आरिश ही था और अब आर्या ने फैसला कर लिया था कि गलत होने के बाद भी वह अब हर बार आरिश के सामने खुद को सही साबित करेगी और यहीं से नैना की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। अब देखना यह था कि आर्या अपने इस लड़ाई में किस हद तक जाने को तैयार थी और नैना जो आर्या के मासूमियत को अपना हथियार बनाए बैठी थी, वह आर्या के इस रूप को कैसे बर्दाश्त करेगी। काफी देर की लंबी किस के बाद फाइनली आरिश आर्या से अलग होता है और वह आर्या के चेहरे की तरफ देखने लगता है। हमेशा आर्या की आईब्रोज जो कि सिकुड़ी हुई रहती थी, आज नहीं थी। हमेशा आर्या के चेहरे पर जो एक अलग सी उदासी नजर आया करती थी, आज वह उदास से उसके चेहरे पर नहीं थी। आज आर्या के चेहरे के बदले वह हर एक भाव आरिश के दिल में एक अजब सी हलचल पैदा कर रही थी, जिसे न तो आरिश समझ पा रहा था और न ही आर्या उसे समझने दे रही थी। आर्या आरिश के दूर होने के बाद मुस्कुराते हुए आरिश की तरफ देखती है। उसके बाद वह धीरे से आरिश के सीने पर अपने हाथ को रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अगर आपका हो गया हो तब आप अपने काम पर जा सकते हैं। आर्या के इस बात को सुनकर आरिश हैरानी से उसकी तरफ देखता है, पर फिर वह गुस्से से अपने दांत किटकीटते हुए आर्या की आंखों में देखते हुए, दांत पीसते हुए एकदम से आर्या के करीब जाता है और उसकी आंखों देखते हुए बोला, यह आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम आज इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? आर्या आरिश के इस तरह से गुस्से में देखकर और आरिश के ऐसे सवालों को सुनकर आर्या अजीब तरह से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है कि मैं अजीब बिहेव कर रही हूँ? क्या आपको मेरा ये बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है? क्या आपको वही पसंद आता है जो आपकी मर्जी को अपने ऊपर एक्सेप्ट करती हूँ, जैसे कि उस रात को? क्या वही पसंद करते हैं आप? पर शायद आप वह कहावत भूल रहे हैं, इंसान हो या समय, एक नहीं एक दिन बदलता जरूर है, और फिर जब सब बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकती? कोई जरूरी तो नहीं है कि हर समय एक जैसी ही रहूं, और आप जब मेरी जगह किसी और को दे सकते हैं तो फिर मैं उसे चीज़ का जिक्र क्यों नहीं कर सकती? जब आपको करने में शर्म नहीं आई तो फिर मुझे बोलने में कैसी शर्म? आर्या अपने एक बाहें उठाते हुए आरिश की तरफ देखते हुए आरिश से उल्टा सवाल करती है। वही आरिश आज आर्या के हर एक शब्द को सुनकर एकदम दंग था। सच में उसे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्या उसे ऐसा कुछ जवाब देने वाली है।
उसे इस समय आर्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आर्या के चेहरे को अपने हथेलियों में थमता है और उसके दोनों गालों को पकड़कर दबाते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला। एपिसोड 33 दूसरी औरत। अब आगे। जस्ट शट अप वाइफी। मैं चुप हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें बोलने की आज़ादी दे दी है मैंने। बोलो उतना ही जितना कि तुम बाद में झेल सको। इतना कहकर आरिश झटके से आर्या के चेहरे को छोड़ देता है। वही आर्या आरिश के इस बात को सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराती है और उसी तरह आरिश की आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, बिना बोले है बहुत कुछ झेल लिया है मैंने, अब बोल कर ही देख लेती हूँ आखिर अब और कितना झेल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। हर बात का पलटकर जवाब देना आरिश को आर्या का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वह फिर भी इस समय खुद को शांत रखता है और आर्या की कमर को छोड़ते हुए आर्या की तरफ अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, चुपचाप जाकर अपने कमरे में आराम करो और यह जो तुमने हुलिया बना रखा है पहले जाकर इसे सुधारो और आइंदा से तुम मुझे बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के मुझे इस घर में दिखाना मत। इतना कहकर आरिश अपने कदम सीधा डार्क पैलेस से बाहर की तरह बढ़ा देता है। वही आर्या अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस से स्माइल लिए आरिश को ज्यादा हुआ देख खुद से ही बोली, ये तो बस शुरुआत है पतिदेव, और अभी से ही आपको चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये तो बहुत गलत बात है। आर्या की नजरें एकदम से कठोर हो जाती है। आर्या अपनी नजरें आरिश से फेरती है, उसके बाद वह काकी की तरफ देखते हुए बोली, चलिए माँ लंच करते हैं। इतना कहकर आर्या पूरी तरह से नैना को इग्नोर करके उसके सामने से निकलते हुए काकी माँ के साथ जाकर टेबल पर बैठ जाती है। उसके बाद वह खुद ही काकी माँ की प्लेट में लंच सर्व करती है। उसके बाद दोनों ही अपना लंच करने लगते हैं। वही नैना जो गुस्से से अपनी घूरती हुई नजरों से आर्या को ही देख रही थी, पर आर्या का इस तरह से उसे इग्नोर कर देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और खास करके आर्या का ये बिहेवियर। आर्या अपना लंच करती है और सारे प्लेट को उठा कर ले जाकर किचन में सिंक में डाल देते हैं। उसके बाद वह किचन से निकलकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अभी आर्या कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी नैना जो कि अपने कमरे की तरफ जा रही थी वह आर्या को देखकर अपने कदम रोक लेते हैं। आर्या जैसे ही नैना के सामने से गुजरने को होती है, नैना तुरंत ही उसका रास्ता रोक लेती है, जिसे देखकर आर्या की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह अपने कदम को रोकते हुए नैना की तरफ अपने शांत नजरों से देखने लगती है। वही नैना आर्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए व्यंग भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोली, तो फाइनली आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल ही गई। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जिसके सिंदूर और मंगलसूत्र पर तुम इतनी उछल रही हो मैं तुमसे वही छीन लूंगी, और आज तो मैं इस तरह देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। नैना की बात सुनकर आर्या के चेहरे पर भी व्यंग भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह इस तरह से शांत नजरों से नैना की तरफ देखते हुए बहुत ही शालीनता से बोली, जिस सिंदूर और मंगलसूत्र की बात तुम कर रही हो वह तुमने छीनी नहीं है, मैंने तुम्हें भीख में दे दिया है। उस मैंने तो तुम्हें दी भी नहीं है, तुम खुद ही इतने बड़े ख्वाब देख रही हो। शायद तुमने थोड़ी देर पहले सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था। वो जाने से पहले कहकर गए हैं कि जब वह लौट कर आए तो मुझे इस रूप में दोबारा ना देखे। इसका मतलब समझ रही हो तुम कि वो मुझे कैसे देखना चाहते हैं। माना कि उन्होंने तुम्हें मेरी जगह दी है, पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पर, ना कि अपने दिल में, क्योंकि तुम उनके रातें रंगीन करने का जरिया हो, ना कि उनकी बीवी। वरना आज जिस तरह से तुम खड़ी हो तुम्हारी जगह में होती और मेरे सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तुम होते। ये बात तुम्हें समझ आ तो रही है ना कि तुम्हारी औकात क्या है। उद्धरण चिन्ह। आर्या अपनी एक आईब्रो उठाते हुए नैना से पूछती है। वही नैना के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। हाँ, उसने आरिश की कही बात को सुना तो था, पर वह ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि आरिश से आर्या को बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के देखा नहीं जा रहा था। वही आर्या की बातें सुनकर नैना की आंखें बुरी तरह से लाल हो गई थी। नैना गुस्से से आर्या की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने, और जिस बात को लेकर तुम इतना उछल रही हो, तुम शायद भूल रही हो कि वही आदमी तुम्हारे होते हुए मुझे इस घर में लेकर आया है और उसने तुम्हारे ही कमरे से तुम्हें है धक्का मारकर निकाल दिया और उस कमरे में मुझे रखा है। तुम इस बात को समझ रही हो कि तुम्हारे उसके जिंदगी में क्या अहमियत है और मैं उसकी जिंदगी में क्या मायने रखती हूँ। तुम उनकी जिंदगी में दूसरी औरत के अलावा और कोई हैसियत नहीं रखती हो और दूसरी औरत के लिए भारत के कानून में भी कोई जगह नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में और आरिश के दिल में तुम्हारे लिए जगह होगी? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है
तो मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे इस सोच के साथ तुम्हारी खुशी। उद्धरण चिन्ह। आर्या अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए हल्के से हंसते हुए अपनी बात नैना से कहती है, और फिर वह थोड़ा सा रुककर नैना को अजीब तरह से देखते हुए अपने चेहरे पर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए नैना को उसी के तरीके में घूरते हुए अपनी बात आगे कहती है, पर एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं हूँ और इस घर में हूँ तब तक तुम्हारी एक नौकर से ज्यादा और कोई हैसियत नहीं है, और ना मैं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर आर्या बिना अब नैना की कोई भी बात सुने हुए सीधा उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चली आती है। वही नैना जो आर्या की बातें सुनकर एकदम से अपनी जगह पर जम चुकी थी, उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ चुका था। वह अपने काले पड़े चेहरे के साथ हैरानी से आर्या के कमरे की तरफ देख रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्या उसके मुंह पर ही ऐसा कुछ कहकर चली जाएगी। उसके लिए सच में ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल था कि आर्या ने उसे पलट का जवाब दिया था। आर्या शुरू से ही ऐसे कभी नहीं थी। उसने क्या कुछ नहीं कहा था? आज से पहले आर्या को क्या कुछ नहीं कहा था आर्या ने उसके वजह से, पर फिर भी आर्या हमेशा खामोश रहती थी। पर आज आर्या के दिए हर एक जवाब का नैना के पास कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई तोड़ था। और आर्या उसे उसके मुंह पर आरिश की जिंदगी में दूसरी औरत का दर्जा देकर चली गई थी। और कौन नहीं जानता है कि किसी मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत की क्या हैसियत होती है। एक समाज कभी यह चीज नहीं अपनाता है कि कोई आदमी अपनी पहली बीवी के होते हुए दूसरी औरत को अपने घर में रखे, और पहली बीवी के होते हुए दूसरी औरत को कभी उसकी बीवी का दर्जा मिलेगा। नैना के दिमाग में जैसे जैसे आर्या के कहे हुए शब्द आ रहे थे, उसके चेहरे का रंग और भी ज्यादा काला पड़ता जा रहा था। वह गुस्से से अपने पैर पटकते हुए सीधा भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और कमरे में आती है वह तुरंत अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करती है। किचन से निकल रही काकी ने आर्या की कही हुई सारी बातें सुन ली थी, और अब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह भी मजाकिया अंदाज में नैना की तरह ही देख रही थी, और नैना को इस तरह से गुस्से से आग बबूला होकर जाता हुआ वह देखकर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। काकी को आर्या का ये बदला हुआ बिहेवियर काफी पसंद आ रहा था, पर काफी खुद नहीं जानती थी कि आज की रात आर्या की जिंदगी में कौन सी नई मोड़ लेने वाली थी। क्योंकि काकी भी जानती थी आरिश को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करे, और आज तो सुबह से ही आर्या आज इसकी एक बात करने को तैयार नहीं हो रही थी। वह हर चीज सिर्फ और सिर्फ इसके खिलाफ ही नहीं जा रही थी, और बार बार आर्या का पलटकर जवाब देना काकी को ना चाहते हुए भी घबराने पर मजबूर कर रहा था। चाहे एक दिन में आर्या के अंदर कितने भी बदलाव क्यों ना आए, पर एक दिन में कुछ भी नहीं बदल सकता है। आरिश कभी भी यह चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि आर्या उसके खिलाफ जाए। काकी आकर अपने कमरे में अपने बेड पर बैठकर आर्या के बारे में ही सोचने लगती है। अभी अभी उसने इतना बड़ा सच जाना था, जिसे जानने के बाद वह इस कदर भी टूट गई थी, और अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाना काकी को घबराने पर मजबूर कर रहा था। पर काकी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस आर्या के साथ खड़ी रह सकती थी, और आर्या के लिए लड़ के साथ उसके लिए लड़ सकती थी, पर अकेले आ रही अकेले नहीं लड़ सकती थी। इधर आया भी अपने कमरे में आने के बाद सीधा बेड पर बैठ जाता है, और वह गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करती है। हालांकि वह खुद जान रही थी कि आज उसने जो किया है उसकी कीमत काफी भयंकर हो सकता है, पर वह अब डरने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वह पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही थी। आर्या खुद को शांत करके ड्रॉअर से मेडिसिन निकलती है, और वह मेडिसिन खाकर बेड पर ही लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस समय आर्या को आराम की सख्त जरूरत थी। शाम का समय। आरिश हर दिन की तरह शाम के 6 बजे ही ऑफिस से घर लौट चुका था, और ऑफिस से घर लौटते ही सीधा वह अपने कमरे में ना जाकर सीधा अपने कदम आर्या के कमरे की तरह बढ़ा देता है, क्योंकि वह हॉल में पहले ही देख चुका था। हॉल में काकी के सिवाय और कोई भी नहीं था, और आरिश इतना तो जानता था कि इस समय नैना कहाँ होगी, पर उसे नैना से इस समय कोई मतलब नहीं था, या यूं कह लो कि उसे नैना से कभी कोई मतलब था ही नहीं। आरिश आर्या के कमरे के बाहर आकर अपने कदम रुकता है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, तो अंदर आर्या सुकून से बेड पर सोए हुई थी। आर्या को सोया हुआ देखकर आरिश कर हैरान हो जाता है, क्योंकि आर्या कभी भी दिन के समय नहीं सोया करती थी। आरिश अब अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ा देता है, और वह सीधा बेड की तरफ बढ़ जाता है। बेड के पास पहुंचकर आरिश देखता है तो आर्या सच में काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। आरिश अब आर्या के सोते हुए चेहरे की तरफ देखने लगता है। आर्या काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी,
पर उसकी खूबसूरती में अभी कोई कसर नहीं आई थी। आर्या अब भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसका वह छोटा सा चेहरा और उसके वह फूले हुए गाल। हालांकि आर्या के गाल पहले काफी ज्यादा चबी थे, पर अब आर्या काफी ज्यादा पतली हो गई थी, जिसकी वजह से आर्या के गाल भी थोड़े से पचक गए थे। पर फिर भी वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती थी। और अभी एक तरफ करवट लेकर सोने की वजह से उसके एक गाल दब गया था, जिसकी वजह से उसके होठों का पाउट बन गया था। और उसके बाद छोटी सी नाक वह भी सिकुड़ी हुई थी। आर्या के क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए आरिश आर्या में ही खोया हुआ था। हरीश को हमेशा से ही आर्या की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्शन था, पर एक रात में उन दोनों के बीच सब कुछ बदल दिया। आरिश आज भी उस रात के बारे में सोचता था, तो उसे आर्या पर हद से ज्यादा गुस्सा आता था। और आज भी वह उस रात को भूल नहीं पाया था, और उसी गुस्से और उसी जिद्दीपन में वहां आज तक आर्या को बस दर्द और तकलीफें ही देते आया था। आज इस वहीं पर बेड पर हम बैठ जाता है और खामोशी से एक तक आर्या की तरफ देखने लगता है। आर्या का सोता हुआ चेहरा इस पल इतना ज्यादा मासूम लग रहा था कि आरिश की धड़कनें भी आर्या की तरफ देखते हुए तेज होने लगी थी। पर आरिश अपने हर एक इमोशंस को कंट्रोल करते हुए खामोशी से आर्या की तरफ देख रहा था। एपिसोड 34 कीमत लगाना। अब आगे आर्या के चेहरे की तरफ देखते आर्या की मांग में भारी हो सिंदूर की तरफ देखता है, जो कि दोपहर में पूरी तरह से सुनी थी। आर्या की सुनी मांग को देखकर न जाने क्यों, पर आरिश को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। भले ही उसने आर्या को धमका कर यह बात कही थी कि वह जब दोबारा लौट कर आए तो वह आर्या को उस हुलिये में नहीं देखना चाहता था, पर असल वजह तो कुछ और ही थी। वह अपनी बेचैनी को बस किसी भी तरह से काम करना चाहता था, और आर्या के गले में और मांग में सिंदूर न देखकर उसे एक अजीब से बेचैनी हो रही थी। अब आरिश धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के सॉफ्ट से गालों को धीरे से टच करता है, और वह धीरे धीरे उसके गालों को सहलाने लगता है। आर्या चूंकि काफी गहरी नींद में सोई हुई थी, आरिश के टच करने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुलती है और वह इस तरह सोती रहती है। पर आरिश आर्या को अब भी इस तरह से शांति से सोता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि आर्या उसके छूने से एकदम से उठकर बैठ जाता करती थी, पर आज वह नहीं उठ रही थी। क्या आज भी आर्या ने फिर से दवा ली थी सोने के लिए? क्योंकि जब आर्या दवा लेकर सोया करती थी तभी वह इतनी गहरी नींद में सोया करती थी, वरना वो तो उसकी आहट से भी अपनी आंखें खोल दिया करती थी। आरिश को समझते देर नहीं लगती है। क्या आर्या ने आज दवा ली है, तभी वह इस तरह से सो रही है और अब तक सो रही है। आरिश कुछ नहीं कहती और वह खामोशी से उसकी तरह बैठे हुए उसके सॉफ्ट से गालों को सहलाता रहता है। काफी देर तक आरिश बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वह धीरे से झुककर आर्या के माथे पर किस करता है और आर्या के कमरे से बाहर निकल जाता है। आरिश के बाहर निकालने के तुरंत बाद ही आर्या अपनी आंखें खोल के दरवाजे की तरफ देखने लगती है। आर्या की आंखों में नमी थी और फिर वह तुरंत ही दूसरी तरफ करवट लेकर अपनी आंखें दोबारा से बंद कर लेती है। वह आरिश के लिए हर एक एहसास से अब दूर भागना चाहती थी। वह लौटकर आरिश के पास नहीं जाना चाहती थी, फिर चाहे आरिश का बर्ताव उसकी तरफ कितना ही सॉफ्ट और कितना ही नाजुक क्यों ना हो जाए। आरिश ने जो तकलीफ उसे आज तक दिए थे, उसके सामने आरिश का बिहेवियर अगर उसकी तरफ से बदलता भी है और अगर आरिश उसकी तरफ सॉफ्ट भी होता है, तब भी आर्या को ऐसा नहीं चाहिए था। उसे अब आरिश से दूरी चाहिए थी। इधर आने से आर्या के कमरे से निकलने के बाद सीधा अपने कमरे में आता है। कमरे में आकर देखता है तो कमरा पूरा तरह से खाली था। कमरे को खाली देखकर आरिश पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा वह बाथरूम के अंदर चला जाता है। वही नैना जो कि बालकनी के झूले पर बैठी किसी से फोन पर बातें कर रही थी, उस कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों में पड़ जाती है और वह समझ जाती है कि इस समय कमरे में कौन आया होगा। नैना तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके कमरे में आती है। तब तक आरिश बाथरूम में जा चुका था और आरिश को कमरे में ना देखकर नैना बेड पर ही जाकर बैठ जाती है और वह आरिश के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद आरिश कमरे से बाहर आता है तो उसकी नज़र सीधा बेड पर बैठी हुई नैना पर पड़ जाती है और नैना को बेड पर बैठा हुआ देखकर उसकी आंखें एकदम से गुस्से से भर जाती है और वह तुरंत ही जाता है और नैना के बाजू पकड़कर उसे झटके से खींचकर दूसरी तरफ झांकते हुए गुस्से से लगभग चिढ़ाते हुए बोला, मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। तुम्हें एक बार में मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इस कमरे में वापस लेकर आया हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी चीजों को हाथ लगाओगे। और तुम भूल रही हो कि जिस जगह पर तुम बैठी हो वह जगह मेरी बीवी की है
और मेरी बीवी बनने की कोशिश कभी मत करना। इतना कहकर आरिश गुस्से से दांत किटकिटाते हुए नैना की तरफ घूमते हुए सीधा चेंजिंग रूम में चला जाता है। वही नैना आरिश की इस हरकत पर एकदम हैरानी से अपना मुंह खोल आरिश की तरह भी देख रही थी। आरिश का बिहेवियर दिन पर दिन उसकी तरफ एकदम रुखा होता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आरिश ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, पर उसे आरिश का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में अब धीरे धीरे नमी के साथ गुस्सा भी उतरने लगता है और वह गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बैग के पास जाती है और एकदम से बैग के चादर को पकड़कर खींच देता है, जिससे पूरा बैग एकदम से फैला हुआ नीचे फर्श पर जा गिरता है। पूरे बैग को बिगड़ने के बाद नैना वहीं जाकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने गुस्से और आंसू भरी आंखों से बैग की तरफ घूमने लगती है। वही आरिश थोड़ी देर बाद चेंजिंग रूम से बाहर आता है और सामने का नज़ारा देखते हैं उसकी आंखों में जैसे खून उतर आता है। वह अपनी नज़रें घुमाकर सोफे पर बैठी नैना की तरफ देखता है और वह एकदम से अपने कदम नैना की तरफ बढ़ा देता है। नैना, जो कि अब तक बैग की तरफ घूर रही थी, वह आरिश के कदमों की आहट को महसूस करके तुरंत ही अपना सिर ऊपर उठाकर आरिश की तरफ देखती है और आरिश को अपनी तरफ आता हुआ देखकर और आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर एक पल को नैना एकदम से सहम जाती है और वह अपनी धड़कते दिल के साथ अपने थूक गटकते हुए आरिश की तरफ देखने लगती है, पर वह अपने चेहरे पर उस डर को आने नहीं देती है। वही आरिश नैना के पास पहुंचता है और वह नैना की तरफ देखते हुए एकदम से अपना हाथ बढ़ाता है और वह सीधा नैना के बालों को पकड़ता है और उसके बालों को पकड़े हुए ही वह उसे सोफे से उठता है और उसके चेहरे को एकदम अपने चेहरे के करीब लाते हुए उसकी आंखों में गुस्से से खौलते हुए बोला, तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता है नैना त्रिपाठी, और इतने अच्छे से जानने के बाद भी बार बार मुझे प्रोवोक करना, मतलब तुम काफी ज्यादा डेयरिंग हो गई हो। असलियत में डेयरिंग तो तुम उसी रात हो गई थी जिस रात तुम किसी और के बिस्तर पर गई थी। इतना कहकर अपने चेहरे पर तिरछी सी स्माइल लिए नैना की तरफ देखता है और वह नैना को खुद से दूर झटक देता है। नैना, जो आरिश से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसे समय अपने सिर में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि आरिश की पकड़ सच में उसके बालों पर काफी ज्यादा कैसे हुई थी और आरिश सबके इस तरह झटक देने की वजह से नैना खुद को संभाल नहीं पाती है और वह जाकर सीधा फर्श पर गिरती है। फर्श पर गिरते ही उसकी एक चीज निकल जाती है। वही आरिश कॉफी टेबल से टिश्यू उठाता है और अपने हाथों को साफ करने लगता है। आरिश की क्या हरकत नैना के दिल की आग को और भी ज्यादा भड़का जाते हैं। आरिश हमेशा से ऐसे ही करता था। वह आर्या के सामने भले ही उसे कितना भी क्यों न चिपका ले, पर कमरे में आने के बाद इस तरह से नैना को खुद से दूर फेंक देता था, जैसे पता नहीं नैना कितनी गंदी चीज हो। और वह हमेशा ही नैना को छूने के बाद अपने हाथों को इसी तरह से रगड़ रगड़ के साफ किया करता था और अगर वह नैनो को अपने गले से लगता था तो वह कमरे में आकर बिना शावल लिए बेड पर नहीं जाता था। और आज भी आरिश वही कर रहा था। नैना आरिश की हरकत को देखकर अपने सर को पकड़े हुए वह धीरे से फर्श से खड़ी होती है और गुस्से से आरिश की तरफ देखकर लगभग चीखते हुए बोली, आरिश आर्यन, तुम समझते क्या हो अपने आप को, जब तुम खुद मेरे करीब आते हो और अब तुम ऐसे मुझे खुद से दूर फेंक देते हो जैसे मैं कोई गंदी चीज हूँ। अगर तुम्हें मुझे छूना है इतना ही ना पसंद है तो तुम मुझे लेकर इस घर में आए ही क्यों तुम बार बार अपनी उस सो कॉल्ड बीवी के सामने मेरे करीब आते हो? क्या तुम मेरा यूज करने की कोशिश कर रहे हो? नैना की इतनी तेज आवाज सुनकर आरिश एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लेता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब हो जाते हैं। उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसने क्या सुन लिया हो। उसके दोनों ही आईब्रोज इस समय आपस में सिकुड़ी हुई थी और उसके होंठ भी अजीब शेप में आ गए थे। वही नैना जैसे ही शांत होती है, आरिश अपने चेहरे को हल्के से टर्न करके नैना की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक व्यंग भारी हंसी आ जाती है, जैसे वह नैना का मजाक उड़ा रहा हो। मिस नैना त्रिपाठी, तुम्हें क्या लगता है तुम दूध से धुली हुई हो और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि आरिश आर्यन किसी और की यूज किए हुए चीज को अपने पास संभाल कर रखेगा? आरिश के बातों में ही नैना का जवाब छुपा हुआ था, जो नैना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। और आरिश का ये कहना कि वही उसकी हुई है उसे काफी ज्यादा हट कर जाता है और वह अपने आंसू भरी आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए धीमी मगर बहुत ही गुस्से भरी आवाज में बोली, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं यूज की हुई हूँ तो फिर तुम भी तो मेरा यूज ही कर रहे। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए लेकर आए हो?
नैना का बार बार यह कहना कि आरिश उसे यहाँ पर सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए लेकर आया है। अब आरिश के चेहरे पर एकदम से बड़े मुस्कुराहट आ जाती है और वह जोर जोर से हंसते हुए नैना की तरफ देखता है, जैसे वह नैना का मजाक उड़ा रहा हो। वही नैना भी आरिश को अचानक से हंसता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। पर आरिश एकदम से हंसना छोड़कर नैना से दूर होते हुए उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए बहुत ही शांत आवाज में बोला, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ? सीरियसली, तुम्हें लगता है आरिश आर्यन का टेस्ट इतना बेकार होगा कि जिसके साथ पहले ही कोई खेल चुका हो, आरिश आर्यन उसे टच भी करने की सोचेगा? असलियत तुम भी जानती हो और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, तुम्हें इसकी कीमत लगाकर यहाँ लेकर आया हूँ। और यह सब जो तुम ड्रामा कर रही हो ना, इन सब की तुम्हें कीमत मिल रही है जो तुमने खुद लगाई है। इसलिए मेरे सामने तो ये कहने की हिम्मत भी मत करना कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह एपिसोड 35 आर्या का आरिश के खिलाफ जाना। अब आगे आरिश के एक एक बात नैना के दिल को चुभ रही थी, पर कहीं ना कहीं नैना यह बात जानती थी कि आरिश सच बोल रहा है। पर नैना ये बात मानने को तैयार नहीं थी। नैना को अगर आरिश यहाँ पर लेकर आया है तो आरिश नैना के हर एक चीज, यहाँ तक कि हर एक रिएक्शन और हर एक प्रोसेस की कीमत चुका रहा है। और ऐसा नहीं है क्या आरिश को तो उसके पास गया था, बल्कि वह खुद ही उसके पास आई थी और उसने खुद ही आरिश के सामने खुद को सौंप था। उसने खुद ही आरिश के आगे अपनी कीमत लगाई थी। आरिश अब नैना की तरफ देखकर कुछ नहीं कहता है। आरिश अपनी हर बात कहकर सीधा अपने कमरे से बाहर चला जाता है और इसके कमरे के बाहर जाने के कुछ देर बाद ही काकी कमरे के अंदर आती है। काकी को कमरे में देखकर नैना तुरंत अपने हुलिये को ठीक करने के लिए सीधा बाथरूम के अंदर भाग जाती है। वही काकी जो अभी अभी कमरे में आई थी, उनकी नज़र सबसे पहले नैना के ऊपर ही गई थी और नैना की हालत को देखते हुए वह पूरी तरह से नैना को इग्नोर करके सीधा बैग को सही करने लगती है। क्योंकि आरिश ने नीचे जाते हैं काकी को सीधा अपने कमरे में अपने बैग को सही करने के लिए ही भेजा था। साथ ही आरिश ने काकी से साफ साफ कहा था कि बैग की हर एक चीज को बदल देनी है। बैग पर पहले ही कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जिसे याद कर काकी कमरे के अंदर आने के तुरंत बाद ही सारे सामान को समेटकर एक साइड रखती है। उसके बाद कबर्ड से नए बेडशीट और नए पिल्लों को निकालकर बेड कर रखती है। उसके बाद वह कमरे से बाहर चली जाती है। काकी कमरे से बाहर आकर देखती है तो आरिश इस समय हॉल में सोफे पर बैठा हुआ है और उसकी गोद में लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें वह काम कर रहा था। आरिश को काम में बिजी देखकर काकी कुछ नहीं कहती है और वो सीधा किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद काकी एक कप कॉफ़ी लेकर और इसके पास आती है और वह उस कॉफ़ी के कप को वहीं पर कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। आरिश एक नज़र जाती हुई काकी की तरफ देखता है। उसके बाद वह वापस से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश के कानों में पायल की छनकने की आवाज पड़ती है। उस आवाज को सुनते ही आरिश तुरंत पलटकर देखता है तो आर्या अपने कमरे से बाहर आ रही थी। आर्या ने आज पायल पहना है, ये सोचकर आरिश काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आरिश को उन घुंघरू की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उसने पहले ही दिन आर्या को साफ साफ वार्निंग दे रखी थी कि वह पायल कभी भी नहीं पहन सकती है। पर आज आर्या ने पायल पहना था, जिससे आरिश अपनी आंखें छोटी करके कमरे से बाहर आ रही आर्या की तरफ देख रहा था। ये लड़की सच में आजकल कुछ ज्यादा ही डेयरिंग होती जा रही थी। वह हर एक वो काम कर रही थी जिससे आरिश परेशान हो। आर्या कमरे से बाहर आती है और वो सीधा चलते हुए किचन की तरफ चली जाती है। वह पूरी तरह से आर्या को अनदेखा करते हुए वहीं से चली गई है। वही आरिश जो सोफे पर ही बैठा हुआ था, उसकी नजरें अभी आर्या के ऊपर ही टिकी हुई थी। आर्या ने अपनी साड़ी को पूरी तरह से पिनअप करके रखा हुआ था। जैसे ही आर्या जब उसके सामने से गुजर रही थी तो आर्या की खुली पतली कमर आरिश की नजरों के सामने थी। आर्या की तरफ देखते हुए अजीब सा महसूस कर रहा था, पर आर्या के इस तरह से उसे अनदेखा कर देने पर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और अब वह किचन की तरफ घूर कर देखने लगता है। कुछ देर बाद काकी और आर्या दोनों ही किचन में काम कर रही थी। तभी किचन के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट महसूस होते हैं, जिसे महसूस करके काकी और आर्या दोनों ही अपना सर घुमा कर किचन के दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर आरिश खड़ा था। आरिश को खड़ा देखकर काकी हैरान हो जाती है। उसके बाद वह बहुत ही शांति से आरिश की तरफ देखती है, फिर बोली, आरिश बाबा, आप यहाँ, क्या आपको कुछ चाहिए? काकी के किए गए सवाल पर आरिश एकदम से काकी की तरफ देखती है
फिर वह अपने सिर को ना में हिला देता है और फिर अपने गहरी नजरों को आर्या के ऊपर देखते हुए बोला, तुम इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। आरिश के इस तरह बुलाने पर आर्या पहले आरिश की तरफ खामोशी से देखती है। उसके बाद फिर वह बिना किसी सवाल के और बिना रिएक्शन दिए चुपचाप शांति से आरिश की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। आर्या जैसे जैसे अपने कदम आगे आरिश की तरह बढ़ा रही थी, उसके पैर में पहने हुए पायल एक आवाज के साथ आरिश के कानों में गूंज रही थी। आर्या के पायलों की आवाज सच में आरिश को काफी ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। आरिश आर्या की तरफ गुस्से से घूर कर देखता है और वह तुरंत आगे बढ़कर आर्या को सीधा उसके कमर से पकड़ते हुए अपने गोद में उठा लेता है। आर्या आरिश के ऐसा करने से एकदम से हड़बड़ाते हुए अपनी पकड़ आरिश के शर्ट पर कर देती है। आरिश आर्या के चेहरे पर डर देखकर एक डेविल स्माइल आर्या तरह पास कर देता है और वह बिना एक भी पल रुके तेज कदमों से किचन से बाहर चला जाता है। वही काकी जो कि आज इसके हरकत को देख चुकी थी, वह बस गहरी सांस छोड़कर अपने कामों को करती रहती है। इधर आरिश आर्या को लेकर आर्या के ही कमरे में आता है और बिना एक भी पल गंवाए आर्या को सीधा बेड पर फेंकता है और इसके हरकत की वजह से आर्या एकदम से चीख पड़ती है और वह तुरंत उठकर बेड पर बैठ जाती है और घूरकर आरिश की तरफ देखने लगती है। तो आरिश तुरंत ही बेड के पास आती है और आर्या के छोटे छोटे पैरों को अपने मजबूत हथेलियां में पकड़ता है और सीधा अपने करीब खींचता है। आर्या फिर से फिसलते हुए वापस से बेड पर गिरती है और आरिश अब आर्या के पैरों को पकड़े हुए ही उसके ऊपर झुकने लगता है। लेकिन आर्या आरिश की पकड़ अपने पैरों को छुड़ाने के लिए अपने पैरों को मूव करने लगती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि आरिश क्या करने वाला है। वही आरिश आर्या के हरकत पर अपनी आंखें छोटी करके आर्या की तरफ देखता है। उसके बाद वह हल्के से झुककर आर्या के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर दबाता है और दूसरे हाथ से उसके पैरों को छोड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, ये सारी चीज करना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे पायलों की आवाज बिल्कुल पसंद है, फिर भी तुमने इसे क्यों पहना है? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम कभी भी पायल को हाथ नहीं लगाओगी? आपको नहीं पसंद है तो यह आपकी गलती है। मुझे पसंद है और मैं अपनी पसंद की कुछ भी पहनूं, मेरी मर्जी। आपको उससे क्या है? अगर आपको इतना ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है तो मेरे आसपास रहना बंद कीजिए। इतना कहकर आर्या अपने दोनों हाथों को आरिश के सीने पर रखकर आरिश को खुद से दूर धक्का देने लगती है। पर अब आरिश आंखें छोटी हो चुकी थी। अब वह घूर घूर कर लगातार आर्या की तरफ देखते हुए बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम वाइफी। इतना बोलते ही वह आरिश आर्या के चेहरे के करीब आता है और वह तुरंत ही आर्या के होठों को अपने होठों पर प्रेस कर देता है। अम्मम। ओह। आर्या एकदम से आंख बड़ी बड़ी किए और इसको खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। साथ ही उसके मुंह से आवाज से भी निकल रही थी जो कि उसके गले में ही अटक कर रह जा रही थी। आर्या अब अपने हाथ पैर को बेड पर पटकने लगती है और खुद को आरिश से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर आर्या की हर एक कोशिश नाकाम हो रही थी। वह जितना ज्यादा आरिश से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, आरिश की पकड़ आर्या के ऊपर उतने ही ज्यादा कसते जा रहे थे और अब आर्या की आंखों में गुस्सा भरने लगता है। वह एकदम से आरिश के होठों पर अपने दांत गड़ा देती है और इसी के साथ आरिश एकदम से आर्या के होठों को छोड़कर आर्या से दूर हो जाता है और अपने गुस्से भरी नजरों से आर्या की तरफ देखने लगती है। आर्या के काटने की वजह से आरिश के होठों से खून आने लगा था और कुछ खून आर्या के भी होठों पर लग गया था, जिसका एहसास आर्या को हो रहा था, पर फिर भी वह अपने खुन्नस भरी नजरों से आरिश की तरफ से देख रही थी। आरिश अपने अंगूठे से धीरे से अपने होठों को साफ करके देखता है तो उसके होठों का खून उसके अंगूठे में लग जाता है, जिसे देखकर आरिश आर्या की तरफ देखता है। उसके बाद वह आर्या के हाथों को छोड़कर अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर देता है और उसके इस हरकत को देखकर आर्या दांत किटकिटाती रह जाती है और उसकी तरफ घूरती हुई नजरों से देखते हुए वह बोली, देखिए मेरे करीब आने की कोशिश में मत कीजिएगा और अगर आज आपने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आप इस गलती के लिए हमेशा पछताएंगे। आर्या आरिश को डराने की कोशिश करती है और वो बेड से उठकर भागने की कोशिश करती है। आर्या ये बात कहती है, पर आर्या वहां से एक भी कदम भाग पाती। आरिश तुरंत ही अपने एक हाथ को बढ़ाकर आर्या की कमर को दबोचता है और वह वापस से उसे खींचकर लाकर बेड पर छोड़ देता है। आर्या वापस से बेड पर गिरती है, पर अगले ही पल वो आरिश की तरफ देखते हुए खुद ही बेड पर खड़ी होती है
और अपनी साड़ी का पल्लू अपने कंधे से हटाते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, यही मर्जी है ना आपकी, तो लीजिए और कर लीजिए जो आपको करना है। वैसे भी मेरे रोकने से कौन सा आप रोकी जाएंगे। इतना कहकर आर्या खुद ही अपनी साड़ी को अपने बदन से अलग करके बेड से नीचे फेंक देती है। पर आर्य के इस हरकत से अब आरिश के हाथ रुक चुके थे। आरिश जो कि हम अपनी बैट खोल रहा था, वह आर्या को इस तरह से कहकर अपने कपड़े खोज अपने बदन से हटता हुआ देखकर एकदम से अपने जगह पर जमसा जाता है। आज से पहले आर्या ने ऐसा कभी नहीं कहा था। वह हमेशा ही आरिश से दूर होने की कोशिश किया करती थी। आरिश को अब समझ नहीं आ रहा था वह करे तो करे क्या। आरिश अब गहरी सांस लेता है और बैट पर बैठती है। वह आर्या को भी खींचकर बेड पर बिठाती है। फिर वह उसकी तरफ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों बार बार तुम मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वह काम मत किया करो जो मुझे पसंद नहीं है। क्यों बार बार तुम वही काम करती हो, और यह क्या बेहुदा हरकत है। आरिश आर्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उसे देख रहा था। वही आरिश के इस बात पर घूर कर देख रहा था। वही आर्या आरिश की तरफ देखते हुए बोली, ये बेहुदा हरकत है। और आप जो कर रहे थे वह क्या था। क्या वह बहुत अच्छी हरकतें हैं, और इसमें बेहुदा है क्या है। मैं नहीं उतारती तो कुछ वक्त आप उतार देते, करते तो आप अपनी मन की ना। फिर आपको ये पसंद क्यों नहीं आ रहा है। एपिसोड 36 रोमांटिक मोमेंट। अब आगे आरिश आर्या की तरफ अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। वह एकदम से आर्या को खींचकर अब बेड पर लेटाता है और उसके बाद उसके ऊपर झुकते हुए अपनी गहरी नजरों से उसकी नीली आंखों में झांकते हुए बोला, यू नो वेरी वेल वाइफी कि मुझे इस आइडिया से कोई इशू नहीं है, और अगर तुम यह आइडिया अपनाना ही चाहती हो तो मुझे इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो क्या कहती हो शुरू किया जाए। इतना कहकर आरिश अपने एक आंख दबा देता है। वही उसके हाथ अब आर्या के कमर तक का फासला तय कर चुकी थी और अब उसके हाथ इधर उधर घूम रहे थे। आर्या जो कि अपनी नजरें आरिश पर ही टिकाए हुए थी। आरिश का मस्कुलर चेस्ट आर्या की आंखों के सामने थी और उसके बाद मुस्कुलर और टोन बॉडी, और उसके ऊपर 8 पैक्स एब्स जो कि उबर कर देख रहे थे। उसके एब्स की तरफ देखते हुए आर्या की आंखों में एक अजीब से इमोशंस नजर आने लगे थे। एक वक्त था जब आर्या आरिश की इसी बॉडी और इसी हॉट लुक पर मारा करती थी, और आज ही एक वक्त है जब आरिश उसके सामने है फिर भी आर्या आरिश को खुद से दूर करने में लगी हुई थी। आर्या के मन में जब जब वो ख्याल आते थे, आर्या हमेशा खुद को लाचार और भी बेबस महसूस करती थी। उसे समझ में नहीं आता था क्यों, आखिर ऐसा क्या है जो उसे आरिश की तरफ खींचता जाता था। वह आज भी नहीं समझ पाती थी कि इतने दर्द और तकलीफों के बाद भी वह आरिश के साथ रहने को तैयार कैसे हो जाती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि वह क्यों हर बार अपनी तकलीफों को भुला देती थी। आर्या आरिश के आगे क्यों खुद को भूलकर हर बार खुद को आरिश के सामने सरेंडर कर देती थी। तेरे दिए हर दर्द के आगे, तेरे दिए हर तकलीफों के आगे, तेरे दिए हर जख्मों के आगे, तेरे दिए बेइंतहा नफरतों के आगे खुद ही को खुद से हारी मैं। बाय फरहीन। आर्या अभी अपने ख्यालों में गम ही दे के अचानक से सहते हुए अपने होश में आती है। हरीश के हाथों को अपने बदन पर इधर उधर घूमता महसूस कर आर्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और वह आरिश की तरफ से अपने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए बोली, यह आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। कम से कम आप अपनी दूसरी बीवी के साथ तो लॉयल रहिए। आरिश आर्या की बात सुनकर अब धीरे से हंसाता है और आर्या के चेहरे के और भी करीब जाकर आर्या के कानों के पास अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीमे से अपने सरगोशी भरी आवाज में बोला, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस यही जानता हूँ, सही है या गलत मुझे ये जानना भी नहीं है, और एक बीवी होने के नाते तुम्हारा पहला फर्ज होता है कि तुम अपने पति की हर एक इच्छा को अपने ऊपर मानो। राइट वाइफी। पति और पत्नी के क्या फर्ज होते हैं यह आप हमें ना ही बताएं तो अच्छा है, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि किसने कितने फर्ज निभाए हैं। आर्या अपने चेहरे को बिना आरिश की तरफ घुमाए हुए ही कहती है। वही आरिश आर्या के हर एक सवाल का जवाब पाकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। उसके बाद आरिश अपने होठों को आर्या के कान के पास रख देता है और इसके होठों को महसूस करते ही आर्या की पूरी बॉडी में एक सनसनी से फैल जाती है। आर्या एकदम से अपनी बॉडी को टाइट कर लेती है और आरिश आर्या की बॉडी के रिएक्शन को बखूबी महसूस कर लेता है और वह इस रिएक्शन को महसूस कर हल्के से मुस्कुरा देता है, क्योंकि आर्या ने अपनी साड़ी खुद ही पहले ही उतार दी थी, जिसकी वजह से अभी वह सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में बेड पर लेटी हुई थी। वही आरिश के हाथ उसके बदन पर थिरक रहे थे, जिसे महसूस करते हुए आर्या अपनी भारी होती सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
आरिश आर्या की बढ़ती हुई सांसों को महसूस कर पा रहा था। आरिश चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, उसके हर एक टच की रिएक्शन आर्या बॉडी जरूर देती है। फिर चाहे आरिश उसके साथ सब कुछ एग्रेसिव होकर करे या फिर नॉर्मली करे, आर्या की बॉडी रिएक्ट करती थी। आरिश अपने तपते होठों को आर्या के कान के पास से धीरे धीरे सरकाते हुए उसके गले पर आ जाता है और उसके सॉफ्ट से होंठ आर्या के नाजुक से गले पर घूम रहे थे। जैसे जैसे आरिश के होंठ आर्या के गले का फासला तय कर रही थी, आर्या की बेचैनी बढ़ाती ही जा रही थी। वह आरिश को खुद से दूर करना चाहती थी, पर आरिश ने उसके दोनों हाथों को अपने काबू में कर लिया था, जिसकी वजह से आर्या चाहकर भी आरिश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आरिश आर्या के गले पर अब अपने निशान छोड़ते हुए अपनी पकड़ आर्या की कमर पर कसते जा रहा था, जिसे न चाहते हुए भी एक हल्की सिसक आर्या के होठों से निकल ही जाती है, जिसे सुनकर आरिश एक पल को थाम सा जाता है, पर अगले ही पल अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए आर्या के चेहरे की तरफ देखता है, जो अपने होठों को अपने दांतों तले दबाए हुए अपने आवाज को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। पर आरिश जानता था, और यह बात आर्या भी अच्छी तरह से जानती थी, कि वह अपनी आवाज को रोक नहीं पाएगी, और कब तक ही आर्या रोक पाएंगी। आरिश की टच इतनी ज्यादा से सेडिक्टिव और सेंसुअल थी कि आर्या चाहकर भी अपनी बॉडी में हो रहे हैं चेंज को रोक नहीं पा रही थी, और ना ही उस चेंजेस की वजह से उसके मुंह से जो आवाज से निकल रही आवाजों को वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आज आरिश आर्या के साथ पता नहीं क्यों ऐसा आर्या को महसूस हो रहा था ऐसा, पर जो भी था, आज आरिश काफी ज्यादा जेंटल था। उसके हाथ पर काफी ज्यादा जेंटली उसके बॉडी पर मूव कर रहे थे। आरिश आर्या के गले से फिसलते हुए उसके कंधों तक आ गया था। वह अपने हाथ को धीरे से आर्या के कंधे पर रखकर उसके कपड़े को हल्के से उसके कंधे से नीचे करता है और अपने तपते हुए होठों को आर्या के कंधे पर रख देता है और वहां भी अपने निशान छोड़ने लगता है। आर्या कसम साते हुए आरिश के होठों को अपने कंधे पर महसूस कर रही थी, पर वह कुछ भी नहीं कह रही थी और अब तो वो आरिश को रोकना भी छोड़ चुकी थी। वह बस खुद को तैयार कर रही थी आज फिर से एक बार उस दर्द में जीने के लिए। तभी आरिश अचानक से आर्या के कंधे से अपने चेहरे को दूर करता है और वह आर्या की तरफ देखने लगता है। आर्या जो कि आरिश से मुंह फेरी दूसरी तरफ देख रही थी। आरिश अपने हाथ को बढ़ाकर आर्या चेहरे को अपनी तरफ घूमता है और आर्या के चेहरे की तरफ बहुत ही गौर से देखने लगता है। आर्या की आंखें बंद थी, वह अपनी आंखें खोलने पर तैयार नहीं हो रही थी। आरिश आर्या की बंद आंखों की तरफ देखत तो कुछ पल रुक सा जाता है और वह आर्या के छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगता है। फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या आता है और आगे बढ़कर उसकी बड़ी बड़ी बंद पलकों पर धीरे से बारी बारी से किस करता है। उसके बाद वह आर्या के दोनों गालों पर बारी बारी से अपने होंठ रखता है और फिर बिना देर किए अपने होठों को आर्या के होठों पर रख देता है, जिसे महसूस कर एक पल को आर्या अपनी आंखें खोलती है। उसके आंखों में इस समय हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी, पर एक नजर आरिश को देखते ही अगले ही पल फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरिश आज बहुत ही सॉफ्टली आर्या के होठों पर किस कर रहा था, पर उसका ये सॉफ्ट नेचर कुछ ही देर में एग्रेसिव नेचर में बदल जाता है। थोड़ी देर पहले जैसा सॉफ्ट नहीं आ रही आरिश जो आर्या के होठों पर धीरे धीरे किस कर रहा था, वह अब एग्रेसिव और पैशनेट हो चुका था। आर्या को अपने होठों में दर्द महसूस होने लगा था, जिसकी वजह से वह अब अपने चेहरे को हिलाने लगी थी ताकि आरिश उसके होठों को छोड़ दे, पर आरिश तो जैसे अपने होश में था ही नहीं। वह इस तरह से आर्या में डूब चुका था कि उसे एहसास तक नहीं हो रहा था कि आर्या को तकलीफ हो रही है। आर्या को अब सांस भी लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसकी वजह से वह अपने पैरों को धीरे धीरे बेड पर रगड़ना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करने की वजह से जो हल्की आवाज से आरिश के कानों में पड़ रही थी, उसे सुनकर आरिश जैसे होश में आता है और वह अपने तिरछी से नजरों से आर्या के पैरों की तरफ देखता है। फिर वह अपने नजरें आर्या के चेहरे पर टिका देता है। आर्या का छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था। आरिश एकदम से आर्या के होठों को छोड़ देता है और अगले ही पल आर्या पूरी तरह से ब्लैंकेट में छिपी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा ही ब्लैंकेट से बाहर दिख रहा था। आरिश जैसे ही आर्या से अलग होता है, वह अपने हाथों में पकड़े ब्लैंकेट को खींचकर आर्या के बदन पर डाल देता है। इस हालत में आर्या को देखने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाना आरिश के लिए काफी मुश्किल था, पर पता नहीं क्यों आज आर्या के बिहेवियर की वजह से या बात कुछ और ही थी, आरिश आर्या के करीब नहीं जाना चाहता था। हाँ, वह थोड़ी देर पहले तक आर्या के करीब जाना चाहता था, पर जैसे ही आर्या ने खुद से अपने बदन से कपड़े अलग कर दिया, आरिश का मन उतर गया।
आर्या के ऊपर ब्लैंकेट डालने के बाद गहरी नजरों से आर्या की तरफ देखता है। फिर वह झुककर आर्या के कानों में अपने गर्म सांस छोड़ते हुए कुछ कहता है, जिसे सुनकर आर्या की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह तुरंत ही आरिश को खुद से दूर धक्का दे देती है। आरिश के पहले से ही जानता था कि आर्या का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है। वह जोर से हंसाता है, उसके बाद आर्या की तरफ देखकर हल्के से अपनी बॉडी को आर्या के ऊपर पुश करते हुए अपने दोनों हाथों को आर्या के दोनों साइड रखता है और अपने चेहरे पर बिल्कुल आर्या के चेहरे के करीब लाते हुए बोला, अभी छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है वाइफी कैमी तुम बच गई हो, लेकिन अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है। पर इसे भूलना मत, हम सब मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना कहकर आरिश आर्या के नाक को हल्की से खींचता है। आरिश ब्लैंकेट से ढक के आर्या की तरफ देख रहा था। वही आर्या खुद ही यार इसके इस हरकत से हैरान थी। आरिश जो कि उसके साथ फिजिकल होने की जगह उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल रहा था, ये सच में काफी ज्यादा शॉकिंग था। आरिश जो कि उसके साथ जहां फिजिकल होता था उसे वही उस हालत में छोड़ दिया करता था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होता था कि कौन आएगा और कौन जाएगा, कौन उसे उस हालत में दिखेगा। लेकिन आज वह इस कमरे में उसे ब्लैंकेट से ढक रहा था। आर्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में हैरानी, कंफ्यूजन सब भरे हुए थे जिसे आरिश महसूस कर पा रहा था। पर वह कुछ बोलता उससे पहले ही आरिश अपनी फोन को वाइब्रेट होता महसूस करता है। अपने फोन को वाइब्रेट होता महसूस कर आरिश तुरंत आर्या से दूर होता है और अपने पॉकेट से अपने फोन को निकाल कर देखता है तो उसे पर किसी और का कॉल आ रहा था। आरिश जो कि के शर्टलेस ही आर्या के सामने बैठा हुआ था। आर्या की नजरें आरिश के मस्कुलर चेस्ट पर टिकी हुई थी, पर आर्या जिसने पहले कुछ नोटिस नहीं किया था अब वो आरिश की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे आरिश के मस्कुलर चेस्ट पर कुछ नाखूनों के खरोच के निशान देख रहे थे। आर्या उसे निशान को देखकर काफी ज्यादा अजीब तरीके से आरिश की तरफ देख रही थी, क्योंकि आर्या जानती है वह इन 10 दिन से आरिश के करीब नहीं गई है। फिर आज उसके सीने पर वह नाखूनों की खरोंच के निशान कैसे हैं? पर एक पल में जैसे ही आरी के दिमाग में कुछ ख्याल आता है, उसका दिल धक सा रह जाता है। क्या आरिश नैना के करीब गया था? एपिसोड 37 आर्या का जवाब नैना को। अब आगे उस निशान की तरफ देखकर आर्या के दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, पर फिर वह आरिश से कोई सवाल नहीं करती है और चुपचाप बेड पर लेटी रहती है। वहीं आरिश इस फोन पर बात करते हुए ही अपने कपड़े पहनता है। उसके बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है। वह एक बार भी पलटकर आर्या की तरफ नहीं देखता है। आरिश के चले जाने के बाद आर्या भी धीरे से ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाती है और बेड से उठ जाती है। बेड से नीचे आकर आर्या अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चली आती है। कमरे से बाहर आने के बाद आर्या एक नज़र पूरे हॉल में घुमाती है। पूरा हॉल खाली था। अब आर्या अपने कदम सीधा किचन की तरह बढ़ा देती है, क्योंकि आर्या समझ चुकी थी कि आरिश घर से जा चुका है। आर्या किचन में आकर देखती है तो काकी खाना बना रही थी। काकी की तरफ देखकर आर्या गहरी सांस लेती है। वही काकी की नजरें जैसे ही किचन में आए आर्या पर जाती है, वो तुरंत ही आर्या के पास आती है और वह आर्या के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए आर्या से पूछती है, क्या आरिश बाबा ने कुछ कहा? क्या आरिश बाबा ने कुछ किया है? काकी यह बात सुनकर आर्या हल्के से स्माइल करती है। फिर वह अपने सर को ना में हिला देती है। वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी कमरे में हुआ वह बताकर आर्या काकी को परेशान करे। आर्या की ना सुनने के बाद काकी राहत की सांस लेता है। उसके बाद वह आर्या को हाथ पकड़ के ले जाकर काउंटर के पास जाते हैं। फिर उसको वहीं पर खड़ा करते हुए बोली, अब चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ थोड़ी देर, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। काकी की बात सुनकर आर्या हैरानी से आगे की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं कर लूँगी, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और उन्होंने भी कुछ नहीं किया है हमारे साथ, फिर क्यों आप इतने ज़्यादा परेशान रहती हैं? आर्या अपनी बात कहते हुए आटा का डब्बा निकाल लेती है और वह उसमें से आटा एक पतीले में निकाल कर उसे गूंदने के लिए तैयारी करने लगती है। पर आर्या कुछ करती उससे पहले ही काकी उसके हाथों को पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, मैंने कहा ना मैं खुद कर लूँगी, तुम्हें इस समय आराम की ज़रूरत है। अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना है तो कोई बात नहीं, तुम हॉल में जाकर बैठो, थोड़ी देर में मैं खाना बनाकर बाहर ही आती हूँ। इतना कहकर काकी आर्या को बाहर जाने का इशारा करती है, पर आर्या को बाहर अकेले जाकर नहीं बैठना था, जिसकी वजह से वह वही काउंटर पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर काकी की तरफ देखकर बोली, अब ठीक है,
काकी आर्या के इस बात पर और उसकी हरकतों मुस्कुराती है। फिर वह अपने हाथ बढ़ाकर आर्या के गालों को धीरे से टच करते हुए बोली, मेरे बच्चा। अपनी बात कहकर काकी अपने कामों में लग जाती है और इधर आर्या काकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखती रहती है। पर थोड़ी ही देर में आर्या की चेहरे की मुस्कुराहट उसके चेहरे से चली जाती है जब आर्या की आंखों में सामने थोड़ी देर पहले का सीन आता है। जैसे ही उसके आंखों के सामने उसके और आरिश के बीच हुई वो बहस और आरिश की बातें उसे याद आती है। उसकी आंखों में कई सारे इमोशन दिखने लगते हैं। आरिश का आज जो बिहेवियर था वो बहुत अलग था और उसके आंखों में एक अलग एहसास आर्या देख पा रही थी। पर आरिश के हर जज्बात अब आर्या के लिए रेत की तरह हो गई थी। आर्या अगर उसे पकड़ना भी चाहते तो वह खुद ही उसके हाथों से फिसलकर गिर जाते। अब उन एहसासों और उन जज्बातों का आर्या की जिंदगी में कोई कीमत नहीं रह गई थी। बीत गए वो वक्त जब खुद से ज्यादा चाहते थे तुझे, गुजर गए वो लम्हे जब दुआ में मानते थे तुझे। अब बची है तो बिखरे जज्बात और टूटे दिल, जिससे फिसल रहा है तू रेत की तरह। थोड़ी देर में काकी रात का खाना बनाकर आर्या को लेकर किचन से बाहर आती है। बाहर आकर देखते हैं तो उसे में हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। हॉल में किसी को ना देख काकी गहरी सांस लेती है, फिर आर्या के साथ वही हॉल में ही बैठ जाती है। काकी और आर्या दोनों ही बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। आर्या काकी से कुछ सवालों को पूछ रही थी, जिसका काकी मायूसी से जवाब दे रही थी। आर्या के हर सवाल सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे से जुड़े हुए थे। आर्या सब कुछ जानना चाहती थी कि काकी को कब पता चला था कि उसके पेट में एक नन्ही सी जान है, और उन्होंने उनसे ये सारी बातें छुपाई क्यों थी। सब कुछ जानने के बाद एक बार फिर से आर्या के दिल में एक दर्द सा उठ जाता है। अगर उसे पहले पता होता कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है तो उस रात में कभी भी आरिश को अपने मनमानी करने नहीं देती, फिर चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ती। पर जब तक आर्या को ये सच पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्या को तो अपना बच्चा खोए हुए भी बहुत देर हो चुका था। आर्या अब अपनी नम आंखों से सामने की तरफ देखने लगती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह काकी की तरह भी देखे। आर्या को इस समय काकी के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, पर वह अपने गुस्से को जाहिर नहीं करना चाहती थी। आर्या को काकी इस बात का गुस्सा आ रहा था कि काकी ने उसे ये सच इतने दिनों तक छुपाए। आर्या जानती थी कि काकी आरिश के खिलाफ कभी नहीं जा सकती है, पर भले ही काकी उस समय वह कन्फर्म नहीं थी, पर एक बार उससे बातें करनी चाहिए थी। एक बार तो उन्हें आर्या को ये बताना ही चाहिए था, पर उन्होंने नहीं बताया। और जब आर्या ने अपने बच्चों को खो दिया तो हॉस्पिटल में इतने दिन रहने के बाद भी आर्या ने कभी भी काकी के मुंह से अपने बच्चों का जिक्र नहीं सुना था। मतलब साफ साफ था कि काकी उसे ये सच बताना ही नहीं चाहती थी। अगर उस दिन वह स्नेह के केबिन में नहीं गई होती तो उसे आज भी ये सच मालूम नहीं होता। काकी की और आर्या दोनों हॉल में अकेली बैठी हुई थी। तभी नैना हॉल में आती है और नैना की तरफ देखती है। आर्या के सामने वह सीन आता है जब उसने आरिश के सीने पर उन निशानों को देखा था। उसे चीज को याद आते ही आर्या की आंखों में एक अजीब से मोशन आ जाते हैं और वह तुरंत ही नैनो से अपनी नजरें फेर लेती है। इधर नैना चलते हुए आर्या के पास आती है और वह वही हॉल में ही बैठ जाती है। उसके बाद वह आर्या की तरफ देखते हुए बहुत ही एटीट्यूड में बोली, आर्या मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ ना। नैना के इस बात को सुनकर काकी तुरंत पलटकर आर्या की तरफ देखती है, पर आज तो ऐसे रिएक्ट करती जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है। आर्या का ऐसा रिएक्शन देखकर अब काकी भी शांत हो जाती है और वो समझ जाती है कि आर्या नैना की कोई भी बात सुनकर रिएक्ट नहीं करने वाली है। अब काकी शांति से बैठ जाती हैं, जैसे उन्होंने भी नैना की कोई बात नहीं सुनी हो। वही नैना आर्या के उस रिएक्शन देखकर गुस्से से अपने दांत के किटकिटात हुए रह जाती है, पर फिर भी वह खुद को शांत दिखाते हुए आर्या की तरफ देखकर फिर से बोली, अरे मैं तुमसे ही बातें कर रही हूँ, क्या तुम मुझे कॉफी लाकर दोगी। इस बार नैना की आवाज थोड़ी तेज थी और इतनी तेज आवाज को सुनकर आर्या एकदम से अपने कान पर हाथ रखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए नैना की तरफ देखती है। फिर वह अपनी आंखें रोल करते हुए नैना की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं। वॉट, क्या बकवास कर रही हो। नैना आर्य के सवाल पर आर्य को घूरते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है तो खुद जाकर कॉफी ले लो, और अगर बनाने नहीं आता है तो पीने की भी आदत छोड़ दो। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी फरमाइश से पूरी करूँ। अगर तुम्हें कॉफी पीने का इतना ही शौक है तो जो तुम्हें इस घर में लेकर आए हैं उन्हीं से जाकर फरमाइश से करो। आर्या नैना को घूर कर देखते हुए अपने दांत पीसते हुए नैना से कहती है।
उसे इस पर नैना पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो नैना की जान ले ले। उसके बाद फिर वह नैना से नजरें फेरे कर सामने की तरफ देखने लगता है। वही आर्या के जवाब को सुनकर नैना का चेहरा काला पड़ चुका था। उसने तो सोचा था कि वह यहाँ पर आकर आर्या से ऐसा कहेगी कि वह उसके लिए काफी बनाकर लाकर दे दे, तो आर्या चुपचाप लाकर दे देंगी। इसके बाद वह आर्या को उसकी जगह दिखाएंगी, पर यहाँ तो आर्या किसी और ही मूड में थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? मैं तुमसे काफी ही तो मांग रही हूँ, अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? नैना इस तरह से एटीट्यूड और गुस्से भरी आवाज में कहती है। आर्या, जो कि अब तक काफी शांत थी, वह अपनी जगह से खड़ी होती है और वह अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते हुए अपनी नीली आंखों को छोटी करके नैना को ऊपर से नीचे तक घूमते हुए बोली, मैं कितना बोलने लगी हूँ और कितना नहीं, इसका हिसाब तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद से मतलब रखो, क्योंकि जितना तुम मेरे बारे में जाने की कोशिश करोगी उतना ही अपनी नज़रों में गिरती जाओगी, इसलिए बेहतर है कि मुझे दूरी बनाकर रखो। आर्या को अपने सामने इस तरह से खड़ा हुआ देखकर नैना भी गुस्से से अपनी जगह से खड़ी होती है और वह अपनी उंगली आर्या की तरह पॉइंट करते हुए बोली, लगता है तुम अपनी औकात भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि इस घर में और उसे आदमी के दिल में तुम्हारी जगह पर मैं हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये बात आरिश से कहूँगी तो वह तुम्हें इतनी आसानी से जाने देगा? वह तुम्हें इस बात की सजा जरूर देगा। अभी नैना अपनी बात कह ही रही थी कि तभी आर्या के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और उन्हें नैना को अजीब तरह से ऊपर से नीचे तक देखती है। लगता है तुम्हें मेरी बातें उसे दिन समझ में नहीं आई थी। इस घर में तुम मेरी जगह पर हो, पर दुनिया की नज़रों में तुम मेरी जगह पर नहीं हो। दुनिया की नज़रों में तुम जिसे जगह पर हो उस जगह से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। और रही बात सजा देने की, तो तुम बेखौफ जाकर आरिश को ये सब बता सकती हो। आर्या अपनी बातें पूरी करती है और अपनी एक आंख नैना को दबाते हुए अपने चेहरे पर उसके मजाक उड़ाने वाले स्माइल लिए वहां से चल देती है। वही काकी, जो कि शांति से दोनों की बातें सुन रही थी, वह आर्या की आखिरी शब्द को सुनकर स्माइल करती है और वह भी वहां से चली जाती है। अब बच गई थी नैना अकेली। वह क्या सोचकर हॉल में आई थी और क्या हो गया था? वह ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि वह आरिश के सामने आर्या की शिकायत नहीं कर सकती है। उसने बस आर्या को यह बातें डराने के लिए कही थी, पर आर्या यहाँ डरने की जगह उसे ही धमकी देकर चली गई थी। एपिसोड 38 लव मेकिंग। अब आगे। नैना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए, अपने दांत पिसते हुए जाते हुए आर्या को देख रही थी। उसे आर्या पर सच में बेहद गुस्सा आ रहा था। नैना का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके हाथों की मुट्ठियां भी कसी हुई थी। नैना अपने कमरे की तरफ न जाकर वह डाक पैलेस से बाहर की तरफ चली जाती है। नैना पैलेस से बाहर आती है और अपनी कार लेकर सीधा वहां से निकल जाती है। इधर नैना के पैलेस से जाने के बाद आरिश घर के अंदर आता है और वह सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश कमरे से बाहर आता है। उसने इस समय ब्लैक 3-पीस बिजनेस सूट को कैरी किया हुआ था। पैरों में ब्लैक लेदर शूज और हाथों में ब्लैक डायमंड वॉच थी, जो कि काफी रेयर थी। बालों को जेल से सेट किए हुए वह धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों नीचे आ रहा था। आरिश देखने में बिल्कुल किसी राजा की तरह लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी ही उसे रॉयल लुक दे रही थी। उसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं थी और उसकी वो हरी आंखें जो कि इस समय काफी ज्यादा साइन कर रही थी, वह इस समय सामने की तरफ टिकी हुई थी। वह चलते हुए नीचे आता है और एक नज़र आर्या के कमरे की तरफ देखता है, जिसका दरवाजा बंद था। बंद दरवाजे की तरफ देखकर आरिश गहरी सांस लेता है और उसके बाद वह सीधा बाहर चला जाता है। बाहर आरिश की कार पहले से ही तैयार थी। आरिश के बाहर आते ही ड्राइवर तुरंत आगे बढ़कर आरिश को दरवाजा खोलता है, जिसके बाद आरिश कार के अंदर बैठते ही कार अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ जाती है। आरिश को इतना तैयार होकर बाहर जाते हुए काकी देख चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि आरिश आज रात का डिनर बाहर से ही कर आएगा। इसलिए काकी सीधा आर्या के कमरे की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि रात के अब 8 बजे बजने वाले थे और चूंकि आर्या को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए काकी चाहती थी कि आर्या जल्दी ही खाकर सो जाएं, क्योंकि आरिश जिस तरह से तैयार होकर गया था, उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि आरिश किसी पार्टी में गया है और उसे वहां से लौटने में काफी रात होने वाली है। और काकी को नैना से कोई भी मतलब नहीं था। नैना कब खा रही है, क्या खा रही है, उन्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं था। इसलिए कहा कि नैना के बारे में बिना सोचे हैं सीधा आर्या के कमरे में जाती हैं
और वह आर्या को लेकर बाहर चली आती है। आर्या काकी के साथ बाहर आ रही थी और उसके हर एक कदम के साथ छन छन की आवाज है उसे पूरे हॉल में गूंज रही थी। आर्या को आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे शुरू से ही पायलों का बहुत ही शौक था, पर क्योंकि आरिश की वजह से उसने कभी अपने पैरों में पायलों को जगह नहीं दी थी। लेकिन अब वह उसे पहनना चाहती थी और उसने आज पहनाना भी था, जिसकी वजह से उसे बारिश की डांट भी खाने को मिल चुकी थी। पर फिर भी वह उसे उतारने को तैयार नहीं थी। आर्या काकी के साथ आकर डाइनिंग हॉल में बैठती हैं और वह उनके साथ डिनर करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में डिनर करने के बाद काकी आर्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे उसके कमरे में जाने को कहती हैं और उसके मेडिसिन लेकर उसे सो जाने को कहती हैं, जिसे बात मानते हुए आर्या भी अपने सिर को हाँ में दिला देती है। इधर काकी सारे बर्तनों को समेटकर उसे किचन में लेकर चली आती है और वह बर्तनों को धोना शुरू कर देती है। इधर आर्या कमरे में आने के बाद सबसे पहले ड्रॉवर से अपनी दवाई निकलती है और वह मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी देर तक बेड पर बैठ जाती है और वह एक बुक निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर देती है। थोड़ी देर तक बुक पढ़ते पढ़ते ही आर्या को नींद आने लगती है, क्योंकि जो मेडिसिन उसे दी गई थी उसमें से काफ़ी सारे मेडिसिन ऐसे थे जिसके खाने के बाद आर्या को नींद आने लगती थी। और मेडिसिन ले लेने के बाद तो आर्या की आंखें खोलने मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह धीरे से बेड पर लेट जाती है और बुक बंद करके अपने साइड में रख देती है और अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। आर्या के सोने के बाद काकी अपने सारे काम को खत्म करके एक बार आर्या के कमरे में आर्या को देखने आती है और आर्या को सोया हुआ देखकर काकी बिना उसे डिस्टर्ब किए उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। उसके बाद फिर कमरे से निकालकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ एक होटल रूम नंबर 404। कमरे के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और अट्रैक्टिव थी। कमरे के अंदर से बहुत ही मदहोशी भरी आवाज़ है गूंज रही थी और उन आवाज़ों से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कमरे के अंदर का माहौल इस समय क्या होगा। कमरे के अंदर हर तरफ कैंडल्स जले हुए थे और वह कमरे को काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहे थे। विंडो खुली हुई थी और विंडो पर लगी कर्टन बाहर की ठंडी हवाओं की वजह से धीरे धीरे लहरा रहे थे। विंडो से आती चांद की रोशनी सीधा बेड पर पड़ रही थी। वही बेड पर दो जिस्म एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। चांद की रोशनी जैसे ही लड़की के चेहरे पर पड़ती है, उस लड़की के चेहरा साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना थी। नैना इस समय बेड पर बिना कपड़ों के थी और वही उसके ऊपर एक लड़का था और उन दोनों के ही ऊपर एक पतले से चादर थी। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में थी। नैना की आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ उस लड़के के गार्डन में लिपटे हुए थे और उसके मुंह से बहुत ही सेडिक्टिव आवाज निकल रही थी। वही वह लड़का जो कि अपनी गहरी आंखों से नैना को ही देख रहा था। वही नैना के गले पर अपने चेहरे को रखते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, यू लव इट बेबी। उसे लड़के की इस बात को सुनकर नैना, जिसकी आंखें बंद थी, वह एकदम से अपनी आंखें खोलकर सामने उस लड़की की तरफ देखने लगती है। उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर नैना हल्के से स्माइल करने लगती है और वह मुस्कुराते हुए और भी कसकर अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए बोली, अ लॉट। नैना की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए नैना के कंधे पर अपने गड़ा देता है। उसके दांत गिरते ही नैना के मुंह से एक सिस्क निकल जाती है और वह तुरंत उसके छोटे से चेहरे को पकड़कर अपने कंधे से दूर करते हुए वह बोली, बाइट मत करो प्लीज, मुझे लौटकर वापस जाना भी है। अगर किसी की नज़र उसे पर पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। What difference will it make even if someone sees it? Arish already knows about it. And if Arish's wife sees these marks, she will feel that Arish has given her these marks. उसे लड़के के चेहरे पर इस समय ईवल स्माइल थी। उसे लड़की की बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसते हुए बोली, You know why I like you because your thinking is exactly of my standard, Mr. वैभव खुराना। उद्धरण चिन्ह। वैभव खुराना, हाइट 6 फीट 2 इंच, गेहुआ रंग, ग्रे आंखें, सीधी नाक और उसके वो पिंक लिप्स। दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। वैभव खुराना फैमिली का सबसे छोटा बेटा और आरिश का बैचमेट। वैभव और आरिश दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक ही बैच के स्टूडेंट थे, पर वैभव को हमेशा ही आरिश की एक छोटी चीज जलन से होती थी। वह आरिश से हर एक वो चीज छीन लेना चाहता था जो आरिश को सबसे ज्यादा पसंद हो। और हुआ कुछ यूं ही, नैना, जो कि आरिश के पहली पसंद थी, वह आज उसकी बाहों में सो रही थी
उससे ज्यादा और क्या ही हो सकता था। पर इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक आरिश की नजरों से छिपा नहीं रहा था, और आरिश आज इन दोनों की ही असलियत जानता था। नैना वैभव के गले में अपनी बहन मोड़ते हुए, अपने पैरों को वैभव की कमर में लपेटते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लीव आरिश एंड यू गिव मी प्लेजर। नैना का इतना कहना था कि कमरे में नैना की जोर जोर से सिसकियां गूंजने लगती है। नैना की सिस्क से वैभव के फोर्स का अंदाजा लगाया जा सकता था। काफी देर तक ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। थोड़ी देर बाद वह रिलीफ होकर नैना के बगल में ले जाता है। वही नैना भी अपने थके चेहरे के साथ अपने चेहरे को वैभव की तरफ घुमाकर वह उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। वही वैभव भी नैना को ही देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर नैना के बालों को एक किनारे करता है और नैना को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगता है। अब तक रात के 12 बजे से ज्यादा बज चुके थे। नैना वॉच की तरफ देखती है तो टाइम की तरफ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह एकदम से हड़बड़ाते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। नैना के देखकर वो भी बेड पर बैठता है और वह पीछे से उसके कमर पकड़कर अपने और खींचते हुए नैना की खुली बैक पर होठों को फेरते हुए बोला, क्या हुआ बेबी? तुम इतनी ज्यादा पैनिक क्यों कर रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? वैभव का सवाल सुनते ही नैना तुरंत हड़बड़ाते हुए वैभव की तरफ देखती है और वह उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे नहीं पता था कि आरिश कहाँ गया है और वह कब तक आएगा, और मैं अब तक बाहर हूँ। अगर वह मुझे घर पर नहीं दिखेगा तो ये तो फाइनल है कि उसे पता चल जाएगा कि मैं तुमसे मिलने आई थी। नैना की बात सुनने के बाद वैभव नैना की आंखों में देखता है और कुछ पल खामोश रहने के बाद वह बोला, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ ही कम्स टू नो अबाउट इट? वैभव के इस सवाल को सुनकर अब नैना भी खामोश हो जाती है। अब भला वो वैभव को क्या ही बोलकर सफाई देती। नैना वैभव की आंखों में देखती है, फिर वह अपने चेहरे को वैभव के सीने से लगाते हुए बोली, आई नो वैभव कि वह हमारे बारे में सब जानता है, पर इस समय मैं उसके साथ रह रही हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उसकी नज़रों से ज़्यादा दूर ना रहूं। नैना की अब बात वैभव को बहुत ही ज़्यादा अटपटी लगती है। नैना आखिर कहना क्या चाहती थी? आरिश के घर में रह रही है तो क्या हमेशा उसे उसकी नज़रों के सामने रहना है? ये कहाँ का रूल है और यह कैसा लॉजिक है? वैभव अपना सर नीचे करके नैना के चेहरे की तरफ देखता है, पर इस समय नैना का चेहरा पूरी तरह से उसके सीने में घुसा हुआ था, इसलिए वह नैना के चेहरे को देख नहीं पा रहा था। पर नैना की बातों ने कहीं ना कहीं उसके मूड को खराब कर ही दिया था। वह हम धीरे से नैनो को कुछ से दूर करता है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके फाइन, तुम जाओ, अभी ज्यादा रात नहीं हुए हैं, आधे घंटे में तुम वहां पहुंच जाओगी, और वैसे भी उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वह तो तुम्हें अपने कमरे में रहने भी नहीं देता है रात को, तो कोई इशू नहीं होगा। एपिसोड 38 लव मेकिंग। अब आगे। नैना गुस्से से अपने पैर पटकते हुए, अपने दांत पिसते हुए जाते हुए आर्या को देख रही थी। उसे आर्या पर सच में बेहद गुस्सा आ रहा था। नैना का पूरा चेहरे गुस्से से लाल हो गया था। उसके हाथों की मुठ्ठियां भी कसी हुई थी। नैना अपने कमरे की तरफ ना जाकर वह डार्क पैलेस से बाहर की तरफ चली जाती है। नैना पैलेस से बाहर आती है और अपनी कार लेकर सीधा वहां से निकल जाती है। इधर नैना के पैलेस से जाने के बाद आरिश घर के अंदर आता है और वह सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद आरिश कमरे से बाहर आता है। उसने इस समय ब्लैक 3 पीस बिजनेस सूट को कैरी किया हुआ था। पैरों में ब्लैक लेदर शूज और हाथों में ब्लैक डायमंड वॉच थी, जो कि काफी रेयर थी। बालों को जेल से सेट किए हुए वह धीरे धीरे चलते हुए सीढ़ियों नीचे आ रहा था। आरिश देखने में बिल्कुल किसी राजा की तरह लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी ही उसे रॉयल लुक दे रही थी। उसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं थी और उसकी वो हरी आंखें जो कि इस समय काफी ज्यादा साइन कर रही थी, वह इस समय सामने की तरफ टिकी हुई थी। वह चलते हुए नीचे आता है और एक नज़र आर्या के कमरे की तरफ देखता है, जिसका दरवाजा बंद था। बंद दरवाजे की तरफ देखकर आरिश गहरी सांस लेता है और उसके बाद वह सीधा बाहर चला जाता है। बाहर आरिश की कार पहले से ही तैयार थी। आरिश के बाहर आते ही ड्राइवर तुरंत आगे बढ़कर आरिश को दरवाजा खोलता है, जिसके बाद आरिश कार के अंदर बैठते ही कार अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ जाती है। आरिश को इतना तैयार होकर बाहर जाते हुए काकी देख चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि आरिश आज रात का डिनर बाहर से ही कर आएगा। इसलिए काकी सीधा आर्या के कमरे की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि रात के अब 8 बजे बजने वाले थे और चूंकि आर्या को रेस्ट की जरूरत है,
इसलिए काकी चाहती थी कि आर्या जल्दी ही खाकर सो जाएं, क्योंकि आरिश जिस तरह से तैयार होकर गया था, उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि आरिश किसी पार्टी में गया है और उसे वहां से लौटने में काफी रात होने वाली है। और काकी को नैना से कोई भी मतलब नहीं था। नैना कब खा रही है, क्या खा रही है, उन्हें उनसे कोई भी मतलब नहीं था। इसलिए कहा कि नैना के बारे में बिना सोचे हैं सीधा आर्या के कमरे में जाती हैं और वह आर्या को लेकर बाहर चली आती हैं। आर्या काकी के साथ बाहर आ रही थी और उसके हर एक कदम के साथ छन छन की आवाज है उसे पूरे हॉल में गूंज रही थी। आर्या को आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे शुरू से ही पायलों का बहुत ही शौक था, पर क्योंकि आरिश की वजह से उसने कभी अपने पैरों में पायलों को जगह नहीं दी थी, लेकिन अब वह उसे पहनना चाहती थी और उसने आज पहनाना भी था, जिसकी वजह से उसे बारिश के डांट भी खाने को मिल चुकी थी, पर फिर भी वह उसे उतारने को तैयार नहीं थी। आर्या काकी के साथ आकर डाइनिंग हॉल में बैठती हैं और वह उनके साथ डिनर करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में डिनर करने के बाद काकी आर्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे उसके कमरे में जाने को कहती हैं और उसके मेडिसिन लेकर उसे सो जाने को कहती हैं, जिसे बात मानते हुए आर्या भी अपने सिर को हाँ में दिला देती हैं। इधर काकी सारे बर्तनों को समेटकर उसे किचन में लेकर चली आती हैं और वह बर्तनों को धोना शुरू कर देती हैं। इधर आर्या कमरे में आने के बाद सबसे पहले ड्रॉवर से अपनी दवाई निकलती है और वह मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी देर तक बेड पर बैठ जाती है और वह एक बुक निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर तक बुक पढ़ते पढ़ते ही आर्या को नींद आने लगती है, क्योंकि जो मेडिसिन उसे दी गई थी उसमें से काफ़ी सारे मेडिसिन ऐसे थे जिसके खाने के बाद आर्या को नींद आने लगती थी और मेडिसिन ले लेने के बाद तो आर्या की आंखें खोलने मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह धीरे से बेड पर लेट जाती हैं और बुक बंद करके अपने साइड में रख देती हैं और अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती हैं। आर्या के सोने के बाद काकी अपने सारे काम को खत्म करके एक बार आर्या के कमरे में आर्या को देखने आती हैं और आर्या को सोया हुआ देखकर काकी बिना उसे डिस्टर्ब किए उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर करती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। उसके बाद फिर कमरे से निकालकर सीधा अपने कमरे में चली जाती हैं। दूसरी तरफ एक होटल रूम नंबर 404। कमरे के अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और अट्रैक्टिव थी। कमरे के अंदर से बहुत ही मदहोशी भरी आवाज़ है गूंज रही थी और उन आवाज़ों से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कमरे के अंदर का माहौल इस समय क्या होगा। कमरे के अंदर हर तरफ कैंडल्स जले हुए थे और वह कमरे को काफ़ी खूबसूरत लुक दे रहे थे। विंडो खुली हुई थी और विंडो पर लगी कर्टन बाहर की ठंडी हवाओं की वजह से धीरे धीरे लहरा रहे थे। विंडो से आती चांद की रोशनी सीधा बेड पर पड़ रही थी। वही बेड पर दो जिस्म एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। चांद की रोशनी जैसे ही लड़की के चेहरे पर पड़ती है, उस लड़की के चेहरा साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना थी। नैना इस समय बेड पर बिना कपड़ों के थी और वही उसके ऊपर एक लड़का था और उन दोनों के ही ऊपर एक पतले से चादर थी। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में थी। नैना की आंखें बंद थी और उसके दोनों हाथ उस लड़के के गार्डन में लिपटे हुए थे और उसके मुंह से बहुत ही सेडिक्टिव आवाज निकल रही थी। वही वह लड़का जो कि अपनी गहरी आंखों से नैना को ही देख रहा था। वही नैना के गले पर अपने चेहरे को रखते हुए धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, यू लव इट बेबी। उसे लड़के की इस बात को सुनकर नैना जिसकी आंखें बंद थी, वह एकदम से अपनी आंखें खोलकर सामने उस लड़की की तरफ देखने लगती है। उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर नैना हल्के से स्माइल करने लगती है और वह मुस्कुराते हुए और भी कसकर अपनी बाहों को उसके गले में लपेटते हुए बोली, अलॉट। नैना की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए नैना के कंधे पर अपने गड़ा देता है। उसके दांत गिरते ही नैना के मुंह से एक सिस्क निकल जाती है और वह तुरंत उसके छोटे से चेहरे को पकड़कर अपने कंधे से दूर करते हुए वह बोली, बाइट मत करो प्लीज, मुझे लौटकर वापस जाना भी है। अगर किसी की नज़र उसे पर पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। What difference will it make even if someone sees it? Arish already knows about it. And if Arish's wife sees these marks, she will feel that Arish has given her these marks. उसे लड़के के चेहरे पर इस समय ईवल स्माइल थी। उसे लड़की की बात सुनकर नैना जोर जोर से हंसते हुए बोली, You know why I like you because your thinking is exactly of my standard, Mr. वैभव खुराना। उद्धरण चिन्ह। वैभव खुराना हाइट 6 फीट 2 इंच, गेहुआ रंग, ग्रे आंखें, सीधी नाक और उसके वो पिंक लिप्स दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। वैभव
खुराना फैमिली का सबसे छोटा बेटा और आरिश का बैचमेट। वैभव और आरिश दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक ही बैच के स्टूडेंट थे, पर वैभव को हमेशा ही आरिश की एक छोटी चीज जलन से होती थी। वह आरिश से हर एक वो चीज छीन लेना चाहता था जो आरिश को सबसे ज्यादा पसंद हो। और हुआ कुछ यूं ही, नैना, जो कि आरिश के पहली पसंद थी, वह आज उसकी बाहों में सो रही थी। उससे ज्यादा और क्या ही हो सकता था। पर इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक आरिश की नजरों से छिपा नहीं रहा था और आरिश आज इन दोनों की ही असलियत जानता था। नैना वैभव के गले में अपनी बहन मोड़ते हुए, अपने पैरों को वैभव की कमर में लपेटते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लीव आरिश एंड यू गिव मी प्लेजर। नैना का इतना कहना था कि कमरे में नैना की जोर जोर से सिसकियां गूंजने लगती है। नैना की सिस्क से वैभव के फोर्स का अंदाजा लगाया जा सकता था। काफी देर तक ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। थोड़ी देर बाद वह रिलीफ होकर नैना के बगल में ले जाता है। वही नैना भी अपने थके चेहरे के साथ अपने चेहरे को वैभव की तरफ घुमाकर वह उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल थी। वही वैभव भी नैना को ही देख रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाकर नैना के बालों को एक किनारे करता है और नैना को अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाने लगता है। अब तक रात के 12 बजे से ज्यादा बज चुके थे। नैना वॉच की तरफ देखती है तो टाइम की तरफ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह एकदम से हड़बड़ाते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। नैना के देखकर वो भी बेड पर बैठता है और वह पीछे से उसके कमर पकड़कर अपने और खींचते हुए नैना की खुली बैक पर होठों को फेरते हुए बोला, क्या हुआ बेबी, तुम इतनी ज्यादा पैनिक क्यों कर रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? वैभव का सवाल सुनते ही नैना तुरंत हड़बड़ाते हुए वैभव की तरफ देखती है और वह उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे नहीं पता था कि आरिश कहाँ गया है और वह कब तक आएगा, और मैं अब तक बाहर हूँ। अगर वह मुझे घर पर नहीं दिखेगा तो ये तो फाइनल है कि उसे पता चल जाएगा कि मैं तुमसे मिलने आई थी। नैना की बात सुनने के बाद वैभव नैना की आंखों में देखता है और कुछ पल खामोश रहने के बाद वह बोला, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ ही कम्स टू नो अबाउट इट। वैभव के इस सवाल को सुनकर अब नैना भी खामोश हो जाती है। अब भला वो वैभव को क्या ही बोलकर सफाई देती। नैना वैभव की आंखों में देखती है, फिर वह अपने चेहरे को वैभव के सीने से लगाते हुए बोली, आई नो वैभव कि वह हमारे बारे में सब जानता है, पर इस समय मैं उसके साथ रह रही हूँ तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उसकी नज़रों से ज़्यादा दूर ना रहूं। नैना की अब बात वैभव को बहुत ही ज़्यादा अटपटी लगती है। नैना आखिर कहना क्या चाहती थी? आरिश के घर में रह रही है तो क्या हमेशा उसे उसकी नज़रों के सामने रहना है? ये कहाँ का रूल है और यह कैसा लॉजिक है? वैभव अपना सर नीचे करके नैना के चेहरे की तरफ देखता है, पर इस समय नैना का चेहरा पूरी तरह से उसके सीने में घुसा हुआ था, इसलिए वह नैना के चेहरे को देख नहीं पा रहा था। पर नैना के बातों ने कहीं ना कहीं उसके मूड को खराब कर ही दिया था। वह हम धीरे से नैनो को कुछ से दूर करता है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके फाइन, तुम जाओ, अभी ज़्यादा रात नहीं हुए हैं, आधे घंटे में तुम वहाँ पहुँच जाओगी, और वैसे भी उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वह तो तुम्हें अपने कमरे में रहने भी नहीं देता है रात को, तो कोई इशू नहीं होगा। एपिसोड 39 रंग आरिश। अब आगे। वैभव की बात सुनकर नैना कुछ देर तक वैभव की तरफ देखती है। इस समय नैना की पीठ वैभव के खुले सीन से लगी हुई थी। दोनों की ही स्किन आपस में टच हो रही थी। वही वैभव ने पीछे से नैना को अपनी बाहों में भर रखा था। उसका हाथ इस समय नैना के पेट पर रखा हुआ था और वो धीरे धीरे नैना के पेट को रब कर रहा था। नैना वैभव की टच पर महसूस करने हुए वो पीछे पलटकर अपने हाथ को बढ़ाकर वैभव के गले में लपेट देती है। फिर धीरे से वह अपने चेहरे को उठाती हुए और वैभव के सर को चेहरे के करीब लेकर आती है और कुछ पल वैभव की गहरी आंखों में देखने के बाद नैना अपने होंठ वैभव के होठों पर रख देती है। नैना के होठों का स्पर्श पाते ही वैभव नैना की होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और वह बहुत है सॉफ्टली नैना को किस करने लगता है। नैना भी पूरी तरह से वैभव के इस गहरी किस में डूब जाती है। जहां अभी थोड़ी देर तक वह पैनिक कर रही थी कि उसे घर पहुंचना होगा, वह सारी चीजों को भूलकर नैना वैभव से चिपकी हुई थी। थोड़ी देर के लंबी किस के बाद नैना वैभव से अलग होती है और अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपकाते हुए वैभव की तरफ देखकर धीरे से उससे अलग होती हैं और फिर बैग से नीचे उतारते हुए बोली, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी, पर इस समय मैं तुम्हारे पास रुक नहीं सकती हूँ।
इतना कहकर नैना बेड के नीचे गिरे अपने कपड़े को उठाकर पहन लेती है और वह वैभव को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। नैना के रूम से जाते ही वैभव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और वह एकटक दरवाजे की तरफ देखता रहता है। फिर खुद से ही बोलता है, नैना त्रिपाठी, मुझे बेवकूफ़ बनाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि आरिश ने तो तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वैभव अपनी बात कहते हुए वापस से अपने बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। इधर नैना की कार पैलेस के सामने आकर रुकती है। वह कार को पार्क करती है और निकलकर सीधा पैलेस के अंदर आती है। पैलेस का हॉल पूरी तरह से सन्नाटे से भरा हुआ था, जिससे इतना तो समझ रहा था कि सभी सो चुके हैं। नैना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। उसे अभी कमरे में जाने में भी डर लग रहा था। उसकी धड़कनें भी काफ़ी तेज हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि अगर आरिश कमरे में हुआ तो वह आरिश को क्या जवाब देगी कि वह इतनी देर से क्यों आई है। हालांकि आरिश रात को उसके कमरे में नहीं रहता था, वह कहाँ जाता था और कहाँ नहीं, नैना भी नहीं जानती थी। पर फिर भी एक डर नैना के मन में थी, क्योंकि वह आरिश का कमरा था, वह कभी भी आ जा सकता था। नैना कमरे में पहुंचकर देखती है तो आरिश कमरे में नहीं था। कमरे को पूरी तरह से खाली देखकर नैना एक पल को चौंक जाती है और वह तुरंत से भागकर बाथरूम के पास आती है और बाथरूम के दूर पर नॉक करते हुए धीरे से बोली, आरिश क्या तुम अंदर हो? नैना के सवाल करने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता और अंदर से कोई जवाब न पाकर नैना एक राहत के साथ लेती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि आरिश इस समय घर पर ही नहीं है। क्योंकि अगर होता है तो वह हॉल में ही मौजूद होता, क्योंकि जब तक नैना कमरे में नहीं होती थी आरिश को उससे मतलब होता था। क्योंकि आरिश का ऐसा कहना था कि जब तक नैना इस घर में है और जब तक आरिश उसे इस पैलेस में रहने दे रहा है, उसे आरिश के मुताबिक चलना होगा। और अगर आरिश घर पर होता तो कमरे में कदम रखते हैं नैना को इतनी रात बाद घर लौटने की सफाई जरूर देनी पड़ती। नैना आप जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज करती हैं और वह अलमारी से मैट्रेस निकालकर उसे फर्श पर बिछाती हैं और धीरे से आकर मैट्रेस पर बैठ जाती है। उसे इस समय अपनी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वह अभी होटल से मेकआउट करके आई थी, तो उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका पूरा बदन टूट रहा हूँ। वह मैट्रेस पर लेट जाती है और लेटते ही उसकी आंखें लग जाती है। आरिश ने नैना को इस कमरे में रहने जरूर दिया था, पर आरिश ने उसे कमरे में रहने की परमिशन दी थी, ना कि कमरे की किसी चीज़ को हाथ लगाने की। नैना को ना चाहते हुए भी फर्श पर ही सोना पड़ता था और नैना इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नैना अगर कोई ऑब्जेक्शन करती तो जाहिर सी बात है आरिश नैना को सीधा इस पहले से बाहर फेंक देता। और नैना जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती है, उसे इस पैलेस में कैसे भी करके रहना ही था। फिर चाहे उसे इस पैलेस में किसी भी हालत में क्यों न रहना पड़े, वह उसके लिए तैयार थी। सुबह के 2 बजे आरिश की कार जाकर डाक पैलेस की पार्किंग एरिया में पार्क होती है। आरिश के गार्ड तुरंत ही आगे जाकर कार का डोर ओपन करते हैं और आरिश अपने हाथों में अपने कोट को लिए बाहर आता है और इसके आगे इस समय सुर्ख लाल थी और उसके आंखों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस समय आरिश ने ड्रिंक कर रखी है। आरिश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए से सीधा अंदर की तरफ चल देता है। आरिश पैलेस के अंदर जाकर अपनी नज़रें हॉल में एक नज़र फेरता है, फिर वह अपने कमरे की तरफ ना बढ़कर आर्या के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आरिश आर्या के कमरे के पास आकर कुछ पल को रुक जाता है, पर अगले ही पल में अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा अंदर से लॉक ना होने की वजह से आसानी से खुल जाती है। दरवाज़ा खुलते ही कमरे के अंदर आता है। कमरे में इस समय येलो लाइट जली हुई थी। उस डीम येलो लाइट में साफ से कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर इतना जरूर दिख रहा था कि कोई भी इंसान बिना कमरे में गिरे आरिश आराम से बेड तक पहुंच सकता था। आरिश अपने लड़खड़ाते हुए धीमी कदमों से चलते हुए बेड तक आ जाता है और एक साइड में बैठ जाता है। आरिश इस समय जहां बैठा था वह आर्या के पैरों के पास बैठा हुआ था और आर्या पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर थी। सिर्फ उसका छोटा सा चेहरा ही ब्लैंकेट से बाहर दिख रहा था, जिसे आरिश बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। कमरे में येलो लाइट जले होने की वजह से येलो लाइट सीधा आर्या के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका छोटा सा गोरा सा चेहरा कैसे सोने की तरह चमक रहा था। आर्या भले ही कमजोर थी, पर उसकी खूबसूरती अब भी बेमिसाल थी। उसका छोटा सा चेहरा इस समय इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि उसके खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां भी फीकी थी। आरिश आर्या के चेहरे की तरफ देखने लगता है। काफ़ी देर तक एक तक चेहरे की तरफ देखते रहने के बाद आरिश अपना एक हाथ बढ़ाकर आर्या के पैरों के ऊपर रखती है
जो कि ब्लैंकेट से पूरी तरह से कवर था। आरिश ब्लैंकेट को धीरे से आर्या के पैरों से दूर करके आर्या के छोटे से पैरों की तरफ देखने लगता है। आर्या का छोटा सा पैर और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आर्या के पैरों को उठाकर अब धीरे से अपनी गोद में रखता है और उसके उंगलियों को टच करके देखने लगता है। पर आर्या के एक पैर में उसकी उंगलियों के नीचे जलने का निशान था, जिससे वहां पर की स्किन कुछ डिफरेंट और वाइट हो गए थे और वह साफ साफ पता चल रहा था कि आर्या का पैर कभी जला था। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसे निशान को छूता है। उस निशान को छूते ही आरिश की आंखें एक पल को बंद हो जाती हैं और उसके बंद आंखों के सामने एक नज़र घूमने लगता है। फ्लैशबैक 2 साल पहले एक खूबसूरत सी लड़की जो कि इस समय किचन में थी, उसके लंबे बाल खुले हुए थे जो कि उसकी कमर को छू रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा इस समय चमक रहा था और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए सामने गैस की तरफ देखते हुए अपना काम कर रही थी। उसने एक तरफ गैस पर बॉइल्ड होने के लिए पानी चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ वहां आटा को गूंद रही थी और वह उस उबल रहे पानी आलू डालने का सोच रही थी। उसने आलू भी वहीं पर गैस पर रखा हुआ था, पर हाथ में पूरी तरह से आटा लगे होने की वजह से वह उन आलू उसको उसे पानी में डाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वह जल्दी जल्दी आटा को फिनिश करके साइड करना चाहती थी ताकि वह अपने हाथों को जल्दी से धोकर वह आलू उसे पानी में डाल सके। वह अभी अपने कामों में लगी हुई ही थी कि तभी कोई आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शक बाहों का एहसास पाते ही वह लड़की एकदम से सहम से जाती है और वह तुरंत बड़ी आंखों को पीछे की तरफ घुमा कर देखती है तो उसके पीछे खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि आरिश था और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद आर्या थी। आर्या आरिश को अपने पीछे देखकर एकदम से डरते हुए अपनी धीमी से आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर चले, खाना बस तैयारी है, मैं लेकर आ रही हूँ। आर्या के ये कहने के बाद भी आरिश उसे नहीं छोड़ता है और उसे अपनी बाहों में लिए हुए अपने होठों को आर्या के गले पर रखकर धीरे धीरे अपने होठों को आर्या के होठों पर फेरने लगता है। आर्या जो कि इस समय काम में बिजी थी, वह एकदम से कांप जाती है और उसके हाथ से काउंटर पर रखा बाउल छूटकर गिर जाता है और वह सीधा जाकर आरिश की खाली पैर ही किचन में खड़ा था। उसे भारी बाउल के गिरते ही उसके पैरों में एक जोर की चोट लगती है और कसकर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वही आर्या को तो डर से हालत खराब हो जाती है। उसे नहीं पता था कि अब आरिश उसके साथ आगे क्या करने वाला है। एक छोटी सी छोटी गलती उसके लिए इतनी बड़ी गुनाह हो जाती थी और उसकी सजा की कोई माफ़ी नहीं होती थी। आर्या जानती थी कि छोटी सी छोटी गलती की भी उससे सजा मिलने वाली है। वह अब अपनी डरी और घबराई हुई नज़रों से आरिश की तरफ देख रही थी, जिनकी आंखें इस समय बंद थी। आरिश के बंद आंखों की तरफ देखते हुए उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। आरिश के हाथ जो कि आर्या के कमर में लिपटे हुए थे, उसकी पकड़ भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी, जैसे आर्या को अब अपनी कमर में भी दर्द होने लगा था, पर वह आरिश की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आरिश कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखता है और वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें इस समय लाल थी। आरिश के लाल आंखों की तरफ देखते हुए आर्या एकदम से घबरा जाती है और वह तुरंत ही पलटकर अपनी पीठ को पीछे के काउंटर से लगाते हुए अपनी डरी हुई नज़रों से आरिश की तरफ देखने लगती है। वही आरिश जो कि आर्या की तरफ देख रहा था, कुछ देर तक खामोशी से देखता है, फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए धीरे से अपने हाथ को आर्या के चेहरे पर फेरता है और उसके बाद वह उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम अभी समझी नहीं हो वाइफी, तभी तुम गलतियों पर गलतियां करती ही रहती हो। देखो फिर से तुमने गलतियां कर दी है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 40 अतीत की यादें और आरिश का आर्या के करीब जाना। अब तक उसकी पकड़ भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी, जैसे आर्या को अब अपनी कमर में भी दर्द होने लगा था, पर वह आरिश की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आरिश कुछ देर तक अपनी आंखें बंद रखता है और वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें इस समय लाल थी। आरिश के लाल आंखों की तरफ देखते हुए आर्या एकदम से घबरा जाती है और वह तुरंत ही पलटकर अपनी पीठ को पीछे के काउंटर से लगाते हुए अपनी डरी हुई नज़रों से आरिश की तरफ देखने लगती है। वही आरिश जो कि आर्या की तरफ देख रहा था, कुछ देर तक खामोशी से देखता है, फिर उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए धीरे से अपने हाथ को आर्या के चेहरे पर फेरता है और उसके बाद वह उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम अभी समझी नहीं हो वाइफी, तभी तुम गलतियों पर गलतियां करती ही रहती हो।
देखो फिर से तुमने गलतियां कर दी है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे आरिश अपनी बात कहते हुए अचानक से ही गैस पर चढ़ा हुआ गर्म पानी का बाउल अपने हाथों से ठोकर मारता है और वह आकर सीधा फर्श पर गिरता है। आरिश पहले ही पीछे हट चुका था और वह पानी सीधा आर्या के पैरों पर पड़ता है। पानी इतना ज्यादा उबला हुआ था कि उसके छोटे से नाजुक से पैरों पर गिरते ही वह अपना निशान छोड़ जाती है। आर्या का छोटा सा पैर एकदम से रेड हो जाता है और वह डर से एकदम से चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर काकी भी किचन तक आती है, पर आरिश को किचन में देखकर वह किचन के बाहर ही रुक जाती है। उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती है कि वह किचन में आकर आर्या को देखे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वही आर्या अपने पैरों को पकड़कर वही फर्श पर बैठ जाती है। पानी इतना ज्यादा गर्म था कि अब वह उसके पैरों पर निशान आ गया था और उससे तो अब फर्श पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। आर्या की तरफ देख रहा था। आर्या की आंखों से बहते आंसुओं की तरफ देखते हुए भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह एकदम इमोशनलेस होकर उसकी तरफ देखे जा रहा था। इधर आर्या से जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो वह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, पर उसके रोने का भी आरिश के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। आरिश बेजान नजरों से उसकी तरफ देखता रहता है, फिर वह मुड़कर वहां से चला जाता है और आर्या अपने पैरों को पकड़े अपने आंसू भरी आंखों से आरिश को किचन से जाता हुआ देखती रहती है। उसे इस समय अपने पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। आरिश के किचन से बाहर जाते ही भागते हुए काकी किचन अंदर आती है और सामने का नजारा देखते ही उनका दिल एकदम से दहल उठता है। आर्या का पैर जो कि कुछ समय तक लाल था, अब उस पर छाले पड़ चुके थे और वह इतने ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसे देखकर ही एहसास हो चुका था कि उसके ऊपर कितना गर्म चीज डाला गया होगा। काकी तुरंत ही भागते हुए आती हैं और वह फर्श पर बैठ जाती हैं, पर जैसे ही वह अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या के पैर को छूने की कोशिश करती है, आर्या अपने पैर को पीछे खींच लेती है और काकी के होंठ सीधा जाकर फर्श पर गिरे पानी से टकराता है। उस पानी से टकराते ही काकी एकदम से अपने हाथ पीछे खींच लेती है और हैरानी से आर्या की तरफ देखती है। क्या ये पानी ही आर्या के ऊपर गिरी थी? जब ये गिरने के कुछ देर बाद तक भी इतनी ज्यादा गर्म थी, तो जब ये पानी गिरी होगी तब कितने ज्यादा गर्म होगी। ये सोच कर ही काकी आर्या की तरफ अपनी नाम आंखों से देखने लगती है, क्योंकि उनकी भी आंखों में अब आंसू भर चुके थे। फ्लैशबैक एंड अचानक से आरिश अपनी आंखें खोलता है और उन यादों से बाहर आता है। उन यादों को याद करके पता नहीं क्यों पर अनजाने में ही सही आरिश की आंखें नम हो चुकी थी और वह नम आंखों से आर्या के छोटे से पैरों की तरफ देख रहा था, जिस पर आज भी हुआ निशान थे। इस हादसे को 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में भी आरिश ये निशान भरे नहीं थे। आरिश धीरे धीरे अपनी उंगलियों से आर्या के पैरों को सहलाने लगता है। आर्या जो कि काफी गहरी नींद में थी, वह आरिश के हाथों की छुअन को अपने पैरों पर महसूस करके नींद में ही अपने पैरों को आरिश की पकड़ से खींचने लगती है और एक बार को वह सफल भी हो जाती है और अपने पैरों को बेड पर फोल्ड करके वापस सो जाती है। पर उसके इस हरकत से आरिश अपनी लाल हुई नजरों से आर्या की तरफ देखने लगती है। फिर वापस से वो उसके पैरों को अपनी गोद में उठाकर रख लेता है और धीरे धीरे वह उसके पैरों को सहलाने लगता है। आज आरिश के टच में कुछ ऐसा था कि नींद में भी आरिश आर्या जगी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी और वह अच्छी तरह से सो चुकी थी। आरिश काफी देर तक उसके पैरों के पास बैठा रहता है और उसके पैरों को सहलाता रहता है। फिर उसकी आंखों में भी अब नींद से भारी होने लगती है। पूरी रात जागने के बाद ऊपर से ड्रिंक करने के बाद उस पर नशा काफी ज्यादा हावी हो गया था। उसे तो ये तक नहीं पता था कि वह इस समय क्या कर रहा है। आरिश अब आर्या के पैरों को वापस से बेड पर रखता है और उस ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर बेड से उठता है और आर्या की तरफ देखते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। अपने सारे कपड़े निकालने के बाद में बेड पर चढ़ता है और आर्या के बगल में आकर लेट जाता है और झटके से आर्या को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। पर अभी आरिश को आर्या के बाहों में भरे हुए कुछ पल बीते होंगे कि आरिश के हाथ अब आर्या की बॉडी पर इधर उधर घूमने लगते हैं। आर्या जो अब नींद में कसमसाने लगी थी, क्योंकि आरिश के हाथ उसके बॉडी पर घूम रही थी, जो कि नींद में उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इधर आरिश पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था, उसे होश नहीं था वह क्या कर रहा है। उसे इस समय बस जिस चीज की नींद थी वह उसे पाने में लगा हुआ था और कुछ ही पलों में आर्या के भी कपड़े आरिश अलग करके उसे बेड से नीचे फेंक देता है। अब तक आर्या की भी नींद खुल गई थी।
भला इतने अनकंफर्टेबल वे में वह कैसे सो सकती थी? वह तो दवाइयों की असर था जिसकी वजह से वह इतनी गहरी नींद में सोई थी। नहीं तो वह आरिश के उसके पैरों को टच करते ही नींद से जाग जाया करती थी। आर्या नींद से बोझिल अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और उसकी आंखों के सामने आरिश का हैंडसम सा चेहरा था, पर उसकी आंखें इस समय बेहद लाल थी और उन लाल आंखों की तरह देखते हुए आर्या बार बार अपने पलके झपकाते हुए आरिश की तरफ देखने लगती है। और थोड़ी देर तक आरिश की तरफ कंफ्यूजन से देखने के बाद फाइनली आर्या की आंखें झटके से पूरी तरह से खुल जाती हैं, क्योंकि आर्या समझ चुकी थी कि आरिश की आंखें लाल क्यों हैं। अगले ही पर उसे आरिश के करीबी से ड्रिंक की बहुत ही तेज स्मेल आती है और उसे स्मेल को स्मेल करते ही आर्या को समझते देर नहीं लगता कि आरिश ड्रंक है। और इस बात का एहसास होते ही आर्या की आंखें हैरानी और परेशानी से बड़ी हो जाती हैं और वह तुरंत ही आरिश की पकड़ से छूटने को हुई। आरिश को खुद से दूर करते हुए आर्या बोली, आप इस समय इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं और आपने ड्रिंक क्यों की है? आर्या को आरिश के ड्रंक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि एक तो आरिश पहले ही उसकी कोई भी बातें नहीं सुनता था और ड्रंक होने के बाद तो वह बिल्कुल भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं होता ना, और बिल्कुल किसी शैतान की तरह उसके ऊपर हावी हो जाया करता था। और आर्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरिश ड्रंक होने के बाद उसके कमरे में क्या कर रहा है। आर्या तुरंत बेड से उठने की कोशिश करती है, पर अगले ही पल अपने हालात का एहसास होते हैं आर्या तुरंत ही खुद को देखती है और खुद को उसे हालत में देखकर उसकी आंखें और भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। और अब वो आरिश की तरफ देखती है, जो कि आप भी बेड पर लेटा हुआ अपने लाल नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। आर्या यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती है। आर्या तुरंत ही ब्लैंकेट खींचती है और सीधा बाथरूम की तरफ भागती है, पर आर्या अभी बाथरूम की तरह भाग पाती, आरिश के मजबूत बाहें उसे अपने कमर पर महसूस होते हैं और आरिश की पकड़ को महसूस करते ही आर्या एकदम से अपनी जगह पर जम जाती है और आरिश की तरफ देखती है। मैं कहा ना, हमें छोड़िए आरिश, प्लीज आप होश में नहीं हैं, हमें जाने दीजिए। पर आर्या की किसी भी बात का आरिश के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो अपने ही धुन में अपनी ही दुनिया में था। आरिश एक झटके से आर्या को अपने साथ बेड पर खींच लेता है। आर्या तुरंत ही आरिश की पकड़ को अपनी कमर से दूर करने की कोशिश करते हुए आरिश इसकी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए बोली, हमें जाने दीजिए, और अगर आपको ड्रंक होने के बाद ये सब करना ही था तो आप अपने कमरे में जाए, आपकी बीवी वहां पर आपका इंतजार कर रही होगी। इतनी रात को किसी दूसरी औरत के कमरे में आना क्या आपको शोभा देता है? आर्या बस कैसे भी करके आरिश को अपने कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि आज आरिश के नशे में होने का शिकार बने। आरिश नशे में तो उसे इंसान समझता ही नहीं था। आरिश आर्या को बेड पर लेटा चुका था और वह खुद भी उसके ऊपर आ चुका था। उसका चेहरा इस समय आर्या के बेहद करीब था और धीरे धीरे उसका चेहरा आर्या के और भी करीब होता जा रहा था और आरिश को अपने और करीब आता हुआ देखकर आर्या की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आर्या आरिश की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। आरिश की पकड़ उस पर और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। आर्या अपनी बेबस नजरों से आरिश की तरफ देखती है। आज आरिश के नशे में होने का दर्द एक बार फिर से उसे ही सहना था। आर्या एक बार फिर से अपने नम आंखों से आरिश की तरफ देखती है और वह एक बार फिर से कोशिश करती है आरिश के चेहरे को खुद से दूर करते हुए बोली, आरिश प्लीज। पर उसने अभी इतना ही कहा था कि आरिश उसके हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर दबाता हुए अपने चेहरे को आर्या के करीब करते हुए अपने होठों को आर्या की होठों पर रखकर जोर से प्रेस करते हुए अपनी पकड़ उसके हाथों पर काश देता है। तुम्हें उसका दूसरा हाथ है समय आर्या की खुली कमर पर थी और वह उसके कमर के घूम रहे थे। आर्या अपने पैरों को टाइट करते हुए आरिश के हर एक टच को महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह समझ चुकी थी कि आरिश बिना अपने मन की किए हुए उसे नहीं छोड़ने वाला और न ही वह आरिश को खुद से दूर कर सकती है। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वह आरिश की पावर के आगे टिक सकती थी। आरिश का लंबा चौड़ा शरीर उसे पूरी तरह से अपने नीचे दबा हुआ था और वह आरिश को अपने ऊपर से हिला तक नहीं पा रही थी। आरिश बहुत ही पैशनेट होकर आर्या के होठों पर किस कर रहा था, जिसकी वजह से अब आर्या को दर्द महसूस होने लगा था और वह अपने चेहरे को भी दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करने लगती है, पर वह ऐसा कर पाती उससे पहले ही आरिश उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भर लेता है और उसके गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर वो अपना कहर बरसाता रहता है। आरिश आर्या में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे ही भी एहसास नहीं होता है
कि आर्या अब अपनी सांसों के लिए छटपटाने लगी थी।